अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एचएन। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और वीकेंड का आगाज़ भी हो चुका है। बहुत सारे लोगों का आज हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का कल हो गया होगा। लेकिन वीकेंड का जब आगाज़ होता है तो वो आपके लिए एक ब्रेक लेकर आता है और आप अपने आप को री एनर्जाइज़ करें, रिफ़्रेश करें। मौसम यकीनन बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इस चैलेंजिंग मौसम के अंदर जो है वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ऐसा ढूंढें, निकालें। फैमिली टाइम एंजॉय करें। ज़रूरी नहीं है कि आप आउटडोर एक्टिविटी करें, इंडोर एक्टिविटीज़ करें। और जब हम इंडोर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हमारे पास बोर्ड गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, जो कि हम अब देखते हैं कि बहुत कम हो गए हैं। मोबाइल, अगर हमने लूडो भी खेलना है ना तो उसके लिए भी हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए। और मेरे ख्याल से फेसबुक पे खेलते हैं लूडो, स्टार गेम है क्या है वो एप्लीकेशन पे खेलते हैं वल्लाह आलम। लेकिन उसको भी मैंने देखा है कि लोग जो है वो बोर्ड एक्टिविटी नहीं करते, साथ बैठ के नहीं खेलते, ऑनलाइन खेल रहे होते हैं और उसमें अपना टाइम सर्व कर होते हैं। लेकिन ये क्या है कि जितने भी बोर्ड गेम्स हैं या जो आपके इंडोर गेम्स हैं वो आपको एक दूसरे के साथ बैठने का, हंसने का, बोलने का मौका फराहम करते हैं। और ऐसा ही एक बड़ा ज़बरदस्त इंडोर गेम है चेस, जिसकी जब मैं चेस की बात करें तो आज क्योंकि वर्ल्ड चेस डे भी मनाया जा रहा है तो इस हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन चेस को भी कहते हैं ना कि एक तो ये आपका दिमाग तेज़ करता है, आपको स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग सिखाता है, आपको जो है वो स्मार्ट बनाता है, आपकी ब्रेन की स्टॉर्मिंग करता है और साथ साथ जो है वो आपको एक अच्छा जो है वो मी टाइम जिसको कहते हैं ना वो भी फराहम करता है। तो आज हम अपनी कहानी सुनेंगे, वो भी हमारी जो है वो आज चेस के बारे में ही है। तो आइए आज की कहानी पर नज़र डालते हैं कि वो क्या है। तो देखते हैं कि आज की कहानी में हम क्या सीख रखते हैं। तो किसी शहर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता था जो दिन रात मेहनत करके एक चेस गेमिंग सॉफ्टवेयर उसने बनाया और वो कामयाब हो गया उसमें। उसने कहा अब इस सॉफ्टवेयर के साथ अपने दिमाग को जोड़कर चेस खेलूंगा तो मुझे अगली चाल पहले ही पता चल जाएगी और मैं जीत जाऊंगा और पूरी दुनिया में मुझे कोई भी हरा नहीं सकेगा। तो जो फरहान नाम था उस लड़के का, बड़े बड़े चेस गेम्स खेलने शुरू कर दिए। एक दिन जो है अपने इलाके में एक बहुत मशहूर चेस प्लेयर का जो है वो मुकाबला होना था, चैम्पियनशिप हो रही थी, कैंप लगा और कि जो चेस गेम में जो हारेगा वो 1 लाख रुपए देगा। चेस मास्टर ने कहा कि मुझे आज तक किसी ने नहीं हराया और तुम मुझसे शर्त लगा रहे हो। चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। फरहान के दिमाग के साथ कंप्यूटर जुड़ा होने की वजह से उससे पहले ही चालें पता चल जाती थी और उसने मास्टर को हरा दिया। मास्टर भौंकला गया कि हुआ क्या, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो गया, मेरी सारी चालें तुम्हें पहले से कैसे समझ आ जाती हैं। तो फरहान बोला ये मेरी इंटेलिजेंस है कि मैं आपकी सारी चालें जो है ना पहले ही समझ जाता हूँ। ये कहकर फरहान ने मास्टर से 1 लाख रुपए बटोर लिए। फरहान कंप्यूटर पर बैठा और सोचने लगा वाह मेरा आइडिया तो बड़ा बेहतरीन है, एक मैच में ये 1 लाख रुपए कमा लिए, अब मुझे और ज़्यादा कमाना होगा। ये सोचकर वो शहर में कुछ लोगों को बुलाकर कहने लगा देखें मेरा नाम फरहान है और मैं एक छोटा सा चेस प्लेयर हूँ, जो भी मुझे हरा देगा उसे मैं अपनी पूरी जायदाद दे दूँगा और अगर वो मुझसे हार गया तो उसे अपनी आधी जायदाद मुझे देनी होगी। कुछ लोग खेलने के लिए तैयार हो गए और मुकाबला शुरू हो गया। फरहान ने सबको हरा दिया। जो लोग हार गए उन्होंने उसकी जायदाद के कागजात फरहान को दे दिए। इस मोहल्ले में इरफान नाम का एक नेकदिल लड़का रहता था। जब उसे बात पता चली तो उसने कहा फरहान आखिर है कौन और इतने लोगों को कैसे हरा रहा है। अचानक उसकी नज़र एक चेस बोर्ड पर पड़ी जो वहाँ किसी ने छोड़ा था और इरफान ने सोचा ये किसका चेस बोर्ड है और यहाँ पर कौन छोड़ गया है। तो चेस बोर्ड में से आवाज़ आई इरफान तो मुझे देखकर बेध्यानी से जा रहा है, ठहरो। इरफान परेशान हो गया। फिर वो करीब गया तो चेस बोर्ड ने कहा इरफान मैं एक मैजिकल चेस बोर्ड हूँ और सिर्फ नेक और अच्छे लोगों के पास ही जो है वो जाता हूँ। इरफान ने पूछा जो भी मैं कहूँगा तो तुम करोगे। चेस बोर्ड ने जवाब दिया हाँ ठीक है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इरफान ने कहा हमारे गांव में एक चेस प्लेयर है जो सबको हराकर उनके पैसे और जायदाद जब्त कर लेता है, मैं उसे हराना चाहता हूँ। और चेस बोर्ड ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन इरफान फरहान के पास गया और वो उस चेस बोर्ड के साथ उसके साथ खेलना चाहता है, उसने ये कहा। और फरहान ने कहा जानते हो तुम किससे शर्त लगा रहे हो। इरफान ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है। फरहान ने कहा अगर तुम हार गए तो तुम अपनी आधी जायदाद मुझे दोगे। इरफान ने कहा जी ठीक है। खेल शुरू हुआ। फरहान ने अपनी चालें चलना शुरू की, लेकिन जैसे ही फरहान ने हाथी को मारा उसे ऐसा लगा जैसे हाथी उसे मार रहा हो। फिर दूसरी चाल चढ़ी, घोड़े को मारा और उसे ऐसा लगा जैसे घोड़ा उसे घसीट रहा हो। वो खौफजदा हो गया और उसने खेलने से इनकार कर दिया और उसने कहा मैं हार गया। इरफान ने फरहान को हराकर सारे गरीबों में जायदाद जो थी उनकी वापस कर दी और वो जीत गया। इस कहानी से क्या सबक मिला कि खेल चाहे कोई सा भी हो उसे ईमानदारी और बग़ैर किसी शर्त के खेलना चाहिए
ताकि वो जो भी हो उसमें आप जो है ना क्या कहते हैं कोई शर्त ना लगाएं, क्योंकि एक तो वो हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में हराम है, और दूसरी बात ये है कि जब हम बेईमानी करते हैं, ईमानदारी से नहीं खेलते हैं, तो ये भी जो है ना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, और हमें ऑनेस्टी के साथ जो भी काम करें वो करना चाहिए। बोर्ड गेम्स की मैंने बात की तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हदीस भी है कि जब आप उसमें शर्त लगा देते हैं, पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वो हराम है। अगर आप फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस खेल रहे हैं, मस्ती मजाक के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आप शर्तें ना लगाएं, उसमें आप पैसे ना इन्वॉल्व करें, तो वो ये गेम सब ठीक है। तो आज की हमने कहानी आज के वर्ल्ड चेस डे के हवाले से रखी थी। तो ये एक अच्छा गेम है, अच्छी एक्टिविटी है और बहुत कम होती हुई नज़र आ रही है। हम अपने मेहमानों से भी जानेंगे कि क्या वो बोर्ड गेम्स और इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं या नहीं। तो आइए बात करते हैं। आज जमाली साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, अस्सलाम वालेकुम, और साथ साथ अयाज राना साहब भी मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। वेलकम टू द शो अयाज, कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दुआएं जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजिज़ भाई पहले घर में लूडो खेलते थे ना, सब मिलकर अच्छा, लूडो हम तो खेलते अब खेलते हैं आप लोग या वो मोबाइल पे खेलते हैं? देखें, अब मोबाइल फ़ोन आने के बाद पुराने खेल तो काफ़ी ख़त्म हो गए हैं। हम लोग ताश खेलते थे, एक ज़माने में ताश का बड़ा क्रेज़ था लोगों को। अब वो ताश के पत्ते भी नहीं हैं और उस तरह खेला भी नहीं जा रहा। लूडो फिर बाद में लोग घरों में खेलते थे, मतलब बड़ी तादाद में लोग खेलते थे, क्योंकि आसान और सस्ता गेम था लूडो या ताश। ये कोई महंगे खेल नहीं है, तो हर आम आदमी को भी उस खेल का पता होता था, वो खेलते थे। अब वो भी नहीं है। शतरंज की आपने बात की, शतरंज तमाम कदीमी खेल है, बादशाहों के ज़माने का खेल है। और बादशाह सलामत जो होते थे अपने दरबार में शतरंज का बोर्ड लगा कर खेलते थे, हारते भी थे, जीतते भी थे। तो ये असल में टेक्नोलॉजी आने के बाद इन खेलों की शक्ल भी तब्दील हुई है, और ये खेल मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इस पे चले गए हैं। यानी जो फिज़िकल खेल होता था वो अब नहीं हो रहा। लूडो का भी नहीं हो रहा, ताश का भी नहीं हो रहा, शतरंज का भी नहीं हो रहा। मुझे तो खैर शतरंज नहीं आती, मुझे पता नहीं कैसे खेला जाता है, लेकिन एक शतरंज से एक कदीमी खेल था जिसको नोटेंट कहते थे। लोग लकीरें निकाल कर पत्थरों से या कुछ दानों से खेलते थे, वो उसकी हम शक्ल थी शतरंज की। वो हमने अपने बचपन में लोगों को खेलते देखा। तो बहरहाल ये, अच्छा, वो ड्राफ्ट की बात करें, ये सारे वो आसान फॉर्म ऑफ शतरंज है ना, सॉर्ट ऑफ। उसका देसी वर्जन जो है वो जमीन पे ही जी चौकड़ी बना दी जाती निकाल कर बोर्ड बनाकर एक वो भी तो खेलते थे ना, ये इस तरह के पत्थर लेते थे और उसमें एक स्क्वायर, 2 और 3 स्क्वायर, फिर एक सर्कल होता था और उसके पता नहीं कॉर्नर्स में से कुछ ऐसे ही वही उसका नाम होता था भरचर, हमारे यहाँ कहते थे उसको। मतलब डिफरेंट एरियाज के नाम है, लेकिन वो भी बहुत, वो शतरंज की कदीम शक्ल है। शतरंज उसकी जदीद शक्ल है। उस बुनियाद पे शतरंज का ये चार्ट बना, बोर्ड बना, जिस पे फिर लोग खेलते थे। क्या उसको क्या कहते थे? चेकर्स, जो उसको क्या कहते हैं? अभी आपने नाम लिया था, क्या कहते हैं? ड्राफ्ट, जो ब्लैक और वाइट। अब तो चेकर्स के नाम से भी जो ना वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हाँ, ये सारे गेम्स हमने तो खैर बहुत खेले हैं अपने ज़माने में। ये जो कार्ड्स की बात करें, वो खेलते थे ना, क्या कहते हैं जिसमें वो प्रॉपर्टीज लेते हैं, मोनोपोली। और अब वो एक नया आ गया, ओनो एक गेम होता था। ओनो अभी भी आता है, यस, ओनो एक गेम होता और वो भी था पेडे। वो तो अब नया वर्जन है, हमने अभी रिसेंटली खेला है, पिछले 1.5 साल पहले हमने घर में। लेकिन ये सब अब घर में भी हैं, और ये सारे खेल अब कंप्यूटराइज्ड भी हो चुके हैं तकरीबन। लेकिन वो जो फिजिकल बैठ के वो खेलते थे, जो फैमिली गेम था ना, वो लूडो था। लूडो जो है आज एक हमारे यहाँ फैमिली में तो बड़ा एक फेस्टिविटी की तरह होता था। सब लोग अगर जैसे मेहमान जमा हो जाएं किसी जगह, तो बड़ा कोई वो लगा के सब बड़ा बोर्ड मंगा के डबल छक्के करके उसके साथ डाइस के साथ, और वो खेला जाता था। खैर वो पुराने वही वक्त की बात हो गई, लेकिन अब जदीद वही बात है कि वो भी अब मोबाइल पे लूडो आ गया, वो अब तो ऑनलाइन खेल लेते लोग बैठ के। तो घंटों लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं खेलना, ऑनलाइन खेलना है। तो हाँ, ये तो बात ठीक है, आप खेलें, लेकिन बात यह है कि मैं जो हमेशा बात करती हूँ ना कि वीकेंड पे हर दफ़ा सबको पता होता है वीकेंड स्टार्ट हो गया, सबकी छुट्टी का सबको पता होता है, लेकिन बार बार एम्फेसाइज़ करने का मकसद ये होता है कि हमें ना एक अच्छा मी टाइम चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए, फैमिली टाइम चाहिए, जो हमने शायद अपने गैजेट्स को ज़्यादा दे दिया है और अपने फैमिली मेम्बर्स को कम दे दिया है। चाहे उसमें हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स दूसरे हों, मियाँ बीवी हों, बच्चे हों और दीगर घर वाले हों, फ्रेंड्स हों, लेकिन हम सब एक ब्रेक लेना और अच्छा टाइम गुजारना इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर ख़ुद भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
अच्छा, अभी हम ब्रेक पे बाद में जाएंगे, लेकिन पहले जो है ना वो मौसम की सूरत हाल आपको बताएंगे कि क्या है। जो शहर भर में हम देख रहे हैं कि जो हीट वेव है उसका खदशा एक दफ़ा फिर जो है ना वो महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया और उसने कहा कि 24 घंटे के जो आदाद शुमार उसमें जारी किए थे उसमें कहा गया था कि जो हीट वेव के 62 केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए थे। इस वक्त भी हमने जैसे अभी स्टार्ट में ही कहा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी है और शदीद जो है ना वो हब्स है। कल थोड़ी सी बारिश हुई, शहर के कुछ इलाकों में हुई, पूरे शहर में बारिश भी नहीं हुई, जिसकी वजह से मौसम जो कहते हैं ना कि खुल जाता है या एक अच्छा वेदर हो जाता है वो नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये कब तक चलती रहेगी, आयमा से ज़रा जानेंगे। हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। तो आयमा ये बताइएगा भाई कि खुल के बारिश कब होने का इम्कान है? कहा तो ये गया था कि 18 तारीख से जो स्पेल शुरू होगा वो 20-22 तक जारी रहेगा और तेज़ और मूसलाधार बारिश होगी शहर भर में, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। माँ जी बिल्कुल रमशा, देखें कराची का मौसम जो है वो बड़ा बेईमान चल रहा है इन दिनों और कराची में जो बादल हैं वो शहरियों से वफा नहीं कर रहे हैं। बादल तो आते हैं, काली घटाएं भी छाती है, लेकिन जो है वो उस तरीके से बरसात का सबब नहीं बन रहे जिस तरीके से जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बारहा जो है वो पेशन गोई की जा रही है कि स्पेल आएगा, शहर में बादल बरसेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बारिश होती है चंद एक इलाकों में और उसके बाद ना गर्मी का जोर टूट रहा है बल्कि जो एक हीट वेव लाइक सिचुएशन है वो अभी तक बरकरार है। महकमा मौसमियात चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से जब मेरी बात हुई तो उनका ये बताना था कि शहर में जो है वो इसी तरीके से गर्म मरतूब मौसम रहेगा। ताहम आज जो है वो शाम में और रात में जो है वो बारिश का इम्कान है। ओवरऑल पूरे शहर की उन्होंने बात करी, लेकिन साथ ही साथ ये भी वो बता रहे हैं कि शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनमें तो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बारिशें हो रही हैं। बिलखसूस बहरिया टाउन हो गया, गड्डाब का एरिया हो गया, ये वो इलाके हैं जहाँ पे कराची में जो है वो अच्छी बारिशें हमें देखने को मिल रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन जो एक हब्स की सिचुएशन है वो जो है वो नहीं टूट रही है। शहर में समंदरी हवाएं बहाल ना होने की वजह से जो हीट वेव लाइक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज और कल तक जो है वो शहर में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। ताहम जब समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी तो ये जो नमी का तनासुब है ये कम हो जाएगा और शहर में जो हब्स की कैफियत है ये भी ख़त्म हो जाएगी और मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। कराची वाले भी जो है वो इस गर्मी से तंग आ चुके हैं। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से गर्मी का राज है। बादल तो आते हैं लेकिन जो है वो बरसते नहीं हैं। शहर में कल भी हमने देखा कि काली घटाएं छा गई। मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 2 घंटे तक हल्की से तेज़ बारिश, दरमियानी शिद्दत की बारिश देखने को मिली, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से गर्मी का राज आज सुबह के औकात से ही बहुत ज़्यादा है। आज किसी टाइम आयमा ये कहा गया है कि आज भी कोई वक्त बताया गया है कि इस टाइम बारिश हो सकती है या आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है? जी रमशा, देखें आज भी कराची में जो है वो बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई तो की गई है और कहा गया है कि जैसे कि दोपहर में कल भी हमने देखा था कि 3-साढ़े 3 बजे जो है वो शहर में मौसम तब्दील होना शुरू हो गया था, तो आज भी जो है वो यही बताया जा रहा है कि ये 12 से लेकर 3 बजे तक शदीद गर्मी रहेगी और उसके बाद जो है वो मौसम एक बार फिर से जो है वो तब्दील होगा। शहर में जो है वो सुरमई बादलों के डेरे होंगे और बारिश जो है वो ओवरऑल पूरे शहर के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। ताहम कल से फिर वही गर्म मरतूब मौसम रहेगा। चंद एक इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी और हल्की बारिश जो है वो कल हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयमा खान, आपने हमें अपडेट किया और आपका बहुत शुक्रिया। वेदर सिचुएशन रहेगी ओवरऑल, हमने आपको दिखाई कि आज जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है 35 डिग्री, 36 डिग्री और 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जा सकता है और पारा यकीनन हाई होगा, तो आप अपना पारा नीचे, बल्कि आज तो ज़्यादा है, फोरकास्ट में देखें दिखा रहा है 38-39 जो है ना वो डिग्रीज तक जा सकता है। और हो क्या रहा है कि शहर कायद में शदीद गर्मी के सबब जो है ना वो जल्दी अमराज भी बढ़ने लगे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ में मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो गया है। आम दिनों के मुकाबले में यौमिया 1200 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो आ रहे हैं। तकरीबन यौमिया 2500 से 3000 मरीज़ आते हैं। वैसे तो ये एडिशनल डायरेक्टर स्किन डिजीज़ कह रहे हैं, लेकिन अब ये गर्मी की सबब इनकी तादाद जो है वो 4000 से ज़ायद हो गई है। अच्छा, आज के शो में हम चलकर आगे सेगमेंट्स में इस हवाले से इस पर बात भी करेंगे। जो स्किन डिजीज़ हैं, स्किन इशूज़ को हम डिस्कस भी करेंगे। अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहें तो उन्हें जॉट डाउन कर लीजिए और आप हमें लाइव कॉल के थ्रू ज्वाइन कर सकेंगे और अपने मसले मसाइल और उनका हल जान सकेंगे। इसके अलावा कुछ और टॉप स्टोरीज़ हैं, उन पर भी नज़र डालते हैं। सिंध में पहली बार जानवरों की वैक्सीन मुहिम शुरू कर दी गई है और मुशीर लाइव स्टॉक नजमी जो हैं
सेक्रेटरी काजिम जतोई ने उस मुहिम का इफ्तिताह किया है। तो सिंध में जानवरों के 5 बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं और वैक्सीन की तैयारी अब तक महकमा जो है वो कोई भी कामयाब नहीं हुआ। अब ये कहा गया है सांप और कुत्ते की जो काटने की वैक्सीन है उस पर काम जारी है और ये जल्द अज जल्द जो है वो स्टार्ट इसका कर दिया जाएगा। भैंस कॉलोनी में जो वेटरनरी अस्पताल है उसको बड़ा मरकज़ बनाना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि इस हवाले से काम भी हो रहा है। इसके अलावा सस्ते मोबाइल फ़ोन्स बजट ने महंगे कर दिए। मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये तक महंगे कर दिए गए हैं। 50,000 रुपये वाला जो मोबाइल है वो 60,000 का हो गया है। इसी तरह अगर 20,000 रुपये वाला कोई मोबाइल था तो अब 30,000 रुपये में मिलेगा। स्ट्रेट जो है वो 10,000 रुपये की जो हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। इसके अलावा माली साल 2024 की तीसरी छमाही में अदायगियों की जायज़ा रिपोर्ट जारी की गई और मार्च 2024 तक मुल्क में ज़ेर गर्दिश करेंसी नोटों का जो हजम है वो 8,650 अरब रुपये रहा है और मुल्क में जनवरी से मार्च के दौरान 1,28,470 अरब रुपए की रिटेल अदायगियाँ हुई और मुल्क में 3 महीनों में 84 करोड़ 4 लाख रिटेल अदायगियाँ की गई। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत महकमा तवानाई का इजलास हुआ और सिंध में 5 लाख से ज़ायद घर ऐसे हैं जो ग्रिड से दूर होने के बायस बिजली से महरूम हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हिदायत की है कि 5 लाख बग़ैर बिजली वाले घरों को बिजली मुहैया की जाएगी। 2 लाख सोलर पैनल तकसीम करके मनसूबे पर काम हो रहा है और महकमा तवानाई मनसूबा मुकम्मल करके वज़ीर आला को रिपोर्ट भी पेश करेगा। इसके अलावा कल हमने देखा कि एक अच्छी खबर नज़र आई। कराची में पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट्स का ऐलान कर दिया गया। रूट्स में हमें बताया गया है कि कल हम सब ने देखा कि जो एक पहला रूट है रूट नंबर 13 वो हॉक्स पे से टावर तक होगा जो 22 जुलाई से शुरू किया जाएगा। रूट नंबर 12 में तौसी की गई है। इस रूट की बस जो है वो 23 जुलाई से लेकर जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई देगी। खोखरा पार्क के बजाय अब कायदाबाद और कोरंगी के रास्ते मेमन गोड से टावर तक जो है वो चलाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिक बस का EV4 का रूट है जो बहरिया टाउन से नुमाइश औरंगी तक 24 जुलाई से शुरू होगा, जबकि 25 जुलाई से यूसुफ गोड से लेकर टावर तक भी एक रूट 8 शुरू किया जाएगा। तो अच्छे डिफरेंट रूट्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि ये बसेस अब रवा दवा होंगी। इसके अलावा कराची पुलिस चीफ ने ओहदा संभालते अमन अमान से मुतालिक इजलास किया और इस इजलास में जो है हमने देखा कि जावेद आलम ओढ़ो साहब को जो है ना वो एडिशनल IG बना दिया गया है। तो इजलास के हवाले से उन्होंने कहा कि जो हम चाहते हैं कि जो तमाम अफसरान हैं वो मिलकर अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाएँ। हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है कि शहर में जराइम के खात्मे के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाए और शहर में स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है उस पर काबू पाई जाए। इसके अलावा जी माड़ी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड को मादनियात की तलाश का लाइसेंस मिल गया है और माइनिंग के लिए ये लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था। माड़ी माइनिंग कंपनी ने बलूचिस्तान के ज़िला चागी में मादनियात की तलाश के लिए 2 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस हैं जो कि हासिल कर लिए गए हैं। ये तमाम खबरें होंगी, इन पर डिस्कशन होगा बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात करेंगे कि कराची में भी बस सर्विस के नए रूट्स का ऐलान किया गया। रूट्स मैंने आपको बताए हैं, आप लोगों को कैसे लगे ये रूट्स, क्योंकि बड़ी बातें हो रही थी कि जी हमें लग रहा है कि सिर्फ शारा फैसल और मलीर और इन इलाकों पे फोकस किया गया है, लेकिन अब मल्टीपल इलाकों से मुझे ऐसा लगता है कि ये रूट्स डिज़ाइन किए गए हैं। तो आप लोगों के इस बारे में क्या आ रहा है? अभी भी बहुत कम रूट्स हैं, मैं समझ रहा हूँ। शहर कराची जिस तरह कराची की ज़रूरियात हैं उस हिसाब से ये आप 13 नंबर बस की बात कर रही हैं ना, 13 रूट्स हैं, 12 नंबर आखिरी जो बस है जी जी, तो 12-13 रूट्स हैं। कोई 100 से ज़्यादा रूट्स हैं कराची में जो डिफरेंट बड़े रूट्स। वैसे तो छोटे इलाकों को छोड़ के बड़े रूट्स भी जो हैं 100 से ज़्यादा हैं। तो जब 100 रूट्स पे ये 20-20 बसें जब चलेंगी, 2-2.5 हज़ार बसेस जब चलना शुरू होंगी, फिर जाके एक हद तक कराची का ट्रैफिक मेंटेन होगा। अभी 200-250 बसें हैं, सही बात है। तो ज़ाहिर है उस हिसाब में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि पीपल्स बस में आस्ता आस्ता इजाफा हो रहा है। जो नए नए रूट्स बहरहाल भले बिल्कुल भरे हुए होते हैं, बस लटक रहे होते हैं लोग, लेकिन बहरहाल फिर भी। लेकिन अब ये है कि हाँ, बसों की तादाद में भी इजाफा होना चाहिए। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी थी, कल आप लोग नहीं थे, हमने डिस्कस किया था इसको कि जो EV प्लांट है, जो यूटोंग बस सर्विसेज हैं, जी जी हाँ, उनका प्लांट पाकिस्तान आ रहा है और वो असेंबल यहाँ पर होगा। तो हो सकता है बसों की तादाद में हमारी यकीनन इजाफा भी होगा। तो अयाज अच्छा है कि कम से कम एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि लोग बाइक्स पर या जो है ना वो चिंची में या अपनी गाड़ियाँ ले जाने के बजाय, मैं तो कहती हूँ जैसे दुनिया भर में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे होते हैं, आवाम के लिए सहूलत भी हो। जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हर किसी की अफोर्डेबिलिटी पे भी सवाल उठ रहा है।
देखें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अफोर्ड जो है उस वक्त करना कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल हो चुका है। सफ़र खासकर बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जो लोग बसों में सफ़र कर रहे हैं, जो ट्रैवल करते हैं, उनका भी मेयार अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि ओवरलोडेड हैं बसेस हमारी। उनका भी शाम के औकात जो आपके पीक आवर्स जो गिने जाते हैं, जो सुबह के औकात और शाम के खासकर छुट्टी के औकात में लोगों को एक्स्ट्रा टाइम लगता है अपने घर पहुंचने में, 2-2 घंटे, 1.5 घंटा मिनिमम। इस शहर में आपको अपने किसी भी डेस्टिनेशन से 1 से 1.5 घंटा चाहिए कहीं भी पहुंचने के लिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और वही सफ़र अगर आप अपनी प्राइवेट करते हैं तो तकरीबन आधा घंटे से 45 मिनट लगते हैं आपको। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कि बसों की कमी का सामना है, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि ट्रैफिक का लोड अभी भी हमारा कम नहीं हुआ इन बसेस की आने की वजह से। हमें बसों की तादाद भी बढ़ानी है, रूट्स तो बढ़ाने ही हैं। ख़ास करके जो ये चिंची से हमारी जान छुड़वाएं, जो इस वक्त शहर के अंदर उनका जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लोगों के ऐसा लगता है जैसे उनको डोर स्टेप से उनको चिंची मिल जाता है और वो आ जाते हैं, लेकिन वो मेयार नहीं है ट्रांसपोर्ट का। आपके जिस तरीके से वो लोगों को लेके जाते हैं, और वो जो ट्रैफिक की इस वक्त जो बदहाली हुई है, वो ना वो स्टॉप देखते हैं, ना वो ये देखते हैं कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है। वो अपने एक मुसाफिर उठाने के लिए आधी सड़क छोड़ के बीच में अपना वो चिंची लगा देते हैं। तो या तो अगर वो चिंची चल रहे हैं, कम से कम हमारे जहनी अजियत ना बने। आपने रूट्स उनको अगर देखें, मेन शाहरा फैसल से ब्रिज के ऊपर बलोच ब्रिज के ऊपर वो आते हैं, आधे सड़क के ऊपर अपना चिंची खड़ा कर देते हैं। यार आप देख लो। अच्छा, मैं हैरान हूँ लोगों के ऊपर जो चलाने वाले यहीं के शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं। आपको थोड़ा तो अपना सेंस इस्तेमाल कर लें। अल्लाह ने दिमाग तो दिया हुआ है भाई। अगर आपके पास एक रोजगार आप कमा रहे हो, कम से कम दूसरे के लिए तो अजियत ना बनो ना। आप पाकिस्तानी, आप अपना रोजगार कमा रहे हो, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि पीछे भी गाड़ी चलनी है, वो भी गाड़ी में आ रहे हैं, उनको भी जल्दी हो सकती है, किसी और के साथ इमरजेंसी हो सकती है। आपके सिर्फ एक गलत पार्किंग, एक गलत जगह खड़ा करने से एक गलत वो हादसा हो सकता है। आप बीच आधी सड़क में मुसाफिर उतार देते हैं, कुछ पीछे से तेज बाइक वाला आके, बाइक वाले साइड में तेज गाड़ी चलाते हैं बाइक, और घुस सकते हैं वो। पता नहीं। अच्छा, मुझे ये सवाल का निजाम नहीं समझ आ रहा है, यही मैं इस तरफ आ रही थी कि देखें, हम चले बस सर्विस स्टार्ट हुई, बहुत अच्छा हुई, शर्जील नाम मेमन साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मज़ीद बसेज आएँ, मज़ीद रूट्स में इजाफा हो, और एक अच्छा इंटरनेशनल जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम तर्ज का हमारे पास भी हो कि लोगों को इस तरह की परेशानी ना हो। लेकिन आजिज़ भाई और अयाज दोनों से सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो है ना ट्रैफिक वायलेशंस बहुत हैं। तो जी कोई हमें अगर देखें ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा हुआ नज़र भी आता है, तो वो ये जो चिंची रक्षों की बात कर रहे हैं, आज के बीच रास्ते में रोक देगा, उसको चालान नहीं करेगा। मैं आपके ना रोकेगा, ना हटाएगा, ना पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। ये जितने चिंची रक्षा चल रहे हैं, भत्ते पे चलते हैं, इनका भत्ता फिक्स है ट्रैफिक तो चलने का देना, ट्रैफिक वायलेशन का तो भत्ता नहीं दे रहे ट्रैफिक पुलिस के साथ इनका भत्ता फिक्स है। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कायदाबाद है, पहले भी कह चुका हूं। जी, पूरा ट्रैफिक वो बंद कर देते हैं कंप्लीटली। सैकड़ों की तादाद में वो मेन रोड पे, शाहरा पे, मेन हाईवे पे खड़े हैं, रोड बंद हो जाता है। तो और ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे मौजूद होती है, ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा हुआ होता है, उसके सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या है? पहले भी हमने जिक्र किया 4 रोया सड़क है कायदाबाद पर, जिसमें 3 लेन्स के ऊपर तो जी पथारे हैं। जी हाँ, उसमें दुनिया का कारोबार हो रहा है, दुकानें छोड़ के लोग वहाँ से लेते हैं, और एक ट्रैक चल रहा होता है, उसमें भी जो चिंची और ये सब। तो ये जो भत्ते का कल्चर है, ये ट्रैफिक पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, KMC उसमें इन्वॉल्व है, जो मकामी थाने की पुलिस है वो उसमें इन्वॉल्व है। और एक देखें, नेचुरल सी बात है, एक बंदे को ये पता है कि मैं 200, 250, 300 रोज़ाना भत्ता देता हूँ और ये सारे मुझे कुछ नहीं कर, फिर तो मैं मन मस्ती से रोड के बीच पे वो चिंची रक्षा खड़ा करके चलूँगा ना। मुझे पता है मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे कोई क्या करेगा। मतलब एक साइकी है, एक नफ्सियात। आप देखिए ना, करप्शन की नफ्सियात किस तरह बनती है। अगर मैं इस 100 रुपये को लेके ऊपर तक जाऊँ, वहाँ भी यही सूरत हाल है। लेकिन करप्शन डेवलप कैसे होती है हमारे यहाँ, और करप्शन साइकी कैसे बनती है, या करप्शन को अपना हक कैसे हम तस्वुर करते हैं, इस तरह होता है। 100 रुपये की मिसाल ही ले लें, ये चिंची वाला 100 रुपये देता है, लेकिन बीच रोड पे खड़ा होता है,
वो कह रहे हैं बहुत मेरा खत्म हो राइट गया। है क्योंकि मैं 100 रुपये दे रहा हूँ। अच्छा, आप उसको शीशा नीचे करके आप ड्राइव करोगे, यही बीच में रोकने वाली बात, तो आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है ना कि यार ये क्या तरीका है, तुमने एकदम ठक करके गाड़ी रोक दी। और ये जो आपने बलोच कॉलोनी की मिसाल दी वो इसलिए मैं रिलेट कर रही हूँ कि मेरा रूट है, वहाँ से गुजरती हूँ, आपने उतरना होता है और वो जाके आप गाड़ी में इंडिकेटर दे रहे हो कि यार मुझे उतरना है, और वो जाके ठक करके वहाँ रक्षा रोकेगा। आप उसे शीशा नीचे करके देखेंगे तो वो आपको कहेगा क्या हुआ, कोई बात नहीं, मतलब आप निकालो, निकलो। वो तो लड़की होके थोड़ी बदतमीजी नहीं करते, लेकिन मर्दों से तो शायद बहुत बदतमीजी से पेश आते होंगे कि भाई वो। अच्छा, एक मसला हमारे यहाँ और भी है। हमारे यहाँ लोगों को ये सेंस नहीं है, गाड़ी चलाने वाले, मैं तो हैरान हूँ लोगों को कि शहर में गाड़ी 120 पे नहीं चलती भाई। आप कोई भी 60 की स्पीड में आप कहीं गाड़ी चलाएं, आपके पीछे आके लाइटें मारनी शुरू कर देंगे, अरे डिपर मार। अरे भाई मैं क्या कोई फार्मूला 1 गाड़ी चला रहा हूँ या आप रोड अंडरपास से गुजर रहा हूँ, उसकी एक स्पीड लिमिट होती है दुनिया के अंदर। किसी भी शहर में गाड़ी चलाने की स्पीड लिमिट है, 60 से ऊपर आप शहर में गाड़ी नहीं चला सकते। फिर आपने डिपर मारने की बात की, तो हम जब ये वायलेशंस की बात करें तो उसमें लाइटें कौन सी हैं, आप ये भी तो देखें, अज़ियतनाक लाइटें। HID बैन हो चुकी थी लेकिन फिर भी बिक रही है। लेकिन मैं यहाँ पे समझता हूँ अयाज के, कराची में जो हम गाड़ी भी चला रहे हैं ना, अपनी मर्जी से नहीं चला रहे हैं, मतलब हम प्रेशर में चला रहे होते हैं। सही बात। जैसे इन्होंने बात की ना, एक आपसे जो आगे गाड़ी जा रही है उसका आपके ऊपर प्रेशर है, दूसरा जो पीछे आपका वो आपको प्रेशर डाल रहा है। साइड में जो बाइक वाला आता है आपको साइड देके जो जाता है वो भी अजीब सूरत हाल है कि जैसे इन्होंने बताया कि एक ट्रैफिक का एक उसूल है, एक स्पीड लिमिट है, लिमिट तो छोड़ दें, लेकिन हम गाड़ी इवन अगर हमारी मजबूरी है, हमसे आगे जो गाड़ी जा रही है वो सिग्नल तोड़ रहा है, तो हमारी ये मजबूरी है कि हम भी गैर कानूनी काम करें, क्योंकि वरना पीछे वाला टक्कर मारेगा कि हमें। वो हॉर्न बजाता है कि सिग्नल तोड़ो। हॉर्न बजाता है, तोड़ो सिग्नल। एक और जो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अजियतनाक लगती है ना यहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा कि बेसिक रूल है, आपको जब शायद ड्राइविंग सीखते हैं या ना भी सीखो तो भाई रोडों में आप गाड़ियाँ देखते हैं, दुनिया में तो नहीं तो इन्फॉर्मेशन अब है ही कि अगर आपके पास 3 लेन्स है ना, तो आपको फास्ट ट्रैक इसलिए रखा गया है कि आप जाने वाले को जाने दें। फास्ट ट्रैक पे जी चल रहे होंगे 40-50 की स्पीड से, आप उसको डिपर मार लें, आप उसको हॉर्न दे दें, आप उसको दुनिया की गालियाँ दे लें, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं होता। आप फिर ये फास्ट ट्रैक से अंदर आते हैं, फिर दोबारा बाहर जाते हैं, आप ओवरटेक करते हैं और फिर आप अपने फास्ट ट्रैक पे दोबारा जाते हैं। तो हमारी इस तरह से ड्राइव करना पड़ता है। तो खुदारा अगर आप एक मीडियम स्पीड पे चल रहे हो भाई, तो अंदर वाला ट्रैक इसीलिए बनाया है, इजाद इसीलिए हुआ था वो कि आप जो है ना वो उस ट्रैक पे चलेंगे और ये वाली जो लेन है उसे खाली रखेंगे, तो जो तेज़ जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। बेसिक रूल्स ट्रैफिक के क्या हैं, उनको फॉलो किस तरह से करना है देख लीजिए, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, पढ़ लीजिए, सब सारा डाटा है। लेकिन जो गाड़ी चलाते हैं खुदारा थोड़ा सा उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज करेंसी रेट्स क्या हैं और माल के हाल पर नज़र डालते हैं। तो अयाज बताएंगे आज करेंसी रेट्स क्या हैं। जी अयाज। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 186 महीने का, एक शॉक हो गया। ये क्या हो, कल तक तो मैं सही बता रहा था डॉलर। कैनेडियन है 205 रुपये में आपको मिलेगा, 303 में यूरो है, यूके पाउंड है 358 का, सऊदी रियाल 74.42 पे आ गया है, इसके बाद US डॉलर 280 रुपये। मेरे सास ससुर आने वाले हैं सऊदी से ना, तो कहते हैं अल्लाह करे 78 पे पहुंच जाए। तो मेरे हस्बैंड कहते क्या चाह रहे हैं आप, आपको क्या, मैंने कहा जो आपको पैसे थोड़े मिलेंगे वो भाई हमसे एक्सपेक्ट लेंगे, लेकिन रियाल ना बढ़े, बड़ी महंगाई हो, क्योंकि डॉलर भी बढ़ रहा है। अभी हम ये रियाल की भी रेट्स बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो कल ही परसों हम ये 1-2 दिन पहले ही गुफ्तगू कर, मैंने कहा आप लोग तो वहाँ से बैठ के दुआएं कर रहे हैं, यहाँ आवाम की जो है ना वो हालत ख़राब हो जाती है, तो ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अभी फिर भी ये प्रेडिक्ट किया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा। अयाज बेहतर जानेंगे इस बात में ना अयाज। मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर IMF से डॉलर आ जाएंगे, डॉलर की वाफिर मिकदार होनी ज़रूरी है, हुकूमत के पास डॉलर्स आ जाएंगे तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर जल्द से जल्द IMF का हमारा स्टाफ लेवल मुआहदा तो हो चुका है, लेकिन किस जारी होने वाली जो सिलसिला है वो जल्दी आ जाए तो यकीनन हमें पैसे आने ज़रूरी हैं। अगर ये इसमें डिले होगा तो फिर थोड़ा हम देखते हैं कि डॉलर के ऊपर एक प्रेशर आ सकता है। IMF का आपने जिक्र कर दिया तो बजट याद आ जाता है भाई। IMF के आते और बिजली का रोना भी, हरकम ने भी मुझे कान में ही कहा गया बिजली के रेट्स में। तो बजट में मुल्क की जी ये बात सीधी सी है कि हम बज़ाहिर तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन हमारा मुल्क तो IMF चला रहा है। जिस तरह के हमारे ऊपर शर्त व शराइत नाजिल हो रहे हैं,
जिस तरह ये बिजली 60-65 रुपये फ़ी यूनिट जाके पहुंची है, या जिस तरह गैस की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, जिस तरह पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, जिस तरह महंगाई है की शरह में इजाफ़ा हो रहा है, तो अजीब सूरत हाल है। ये तो सारा कुछ IMF की मर्ज़ी से हो रहा है। IMF कर्ज़ों के हवाले से IMF की मर्ज़ी चल रही है। ये सूरत हाल अगर जारी रही तो मुझे नहीं लग रहा कि हम तो हुकूमत तो सर्वाइव करे ना करे, अवाम का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो खबर जाएगा। हमारे पास थी ना कि आज मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में हर फ़ोन 10,000 रुपये तक महंगा हो गया। अच्छा, हम इसको यहाँ से भी रिलेट कर देंगे, खबर तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमने देखा कि ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स महंगे, हर चीज़ में इजाफा हुआ। हमने बजट को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो हमने बार बार उस पर बात भी की, शूट भी किया। बच्चों के दूध महंगे हुए हैं, बेबी प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो इजाफा हुआ है। कितनी चीज़ें हैं जो आपकी दस्तरस से बाहर हो गई हैं। मोबाइल फ़ोन से आप देखें ना कि राइडर्स जो हैं वो कितना अभी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ज़रिए उन्होंने अपना रोज़गार जो है वो कमा रहे हैं, और अगर वो मोबाइल फ़ोन चल जाते हैं तो अगले आपका ख़रीदना मुश्किल हो गया है यार। देखें, उसके ऊपर सेल टैक्स जो है वो फिक्स लगाया जाता है 18% का, जो कि अब पहले ये था कि इंपोर्टेड का मसला था, लेकिन अब फिक्स कर दिया उसको उन्होंने। तो होना था कि कुछ ना कुछ कीमतों के अंदर आगे पीछे रद्दोबदल होनी थी। अब बात आ जाती है कि जो आप इस्तेमाल की बात कर रही हैं, तो लोकल मेड्स के ऊपर अब काफ़ी हमने देखा कि मार्केट ने कू कर लिया कि लोग अब, क्योंकि इंपोर्टेड जो ब्रांडेड बड़े मोबाइल्स की जो कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल जो बाहर से आती हैं कंपनी, वो तो अफोर्डेबल नहीं रहे। आम आदमी की दस्तरस से तो बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। वो आप जैसे बड़े लोग जो हैं वो आईफोन वगैरह रख सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो है ना वो आईफोन अब नहीं सोच सकता कि 2.5 से 5 लाख रुपए का फ़ोन अब कोई नहीं ले सकता। हाँ, ये तो अब नामुमकिन, क्योंकि यहाँ पे स्नैचिंग ऐसी है, एक दफ़ा लेने के बाद किसी दूसरे को तो देना नहीं है। अब लोगों की भी साइकी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। जो पहले लोग सोचते थे कि सैमसंग ले लें या आईफोन ले लें, लेकिन अब लोकल मेड्स अच्छे हमारे फ़ोन्स आए, लेकिन अब उसमें भी हुकूमत पहले मुझे समझ नहीं आई, बड़ी ज़बरदस्त हमारे साथ जो है ना हुकूमत गेम करती है। पहले वाली हुकूमतें बोलती थी मेड इन पाकिस्तान, हमें हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान पे जाना है, और हम चाहते हैं कि हमारी इंपोर्ट बंद हो, हर चीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क की इस्तेमाल ले रहे हैं। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम, हमने शुरू कर दी, लोकल मेड फ़ोन पे आ गए हम नहीं चाहते कि हम आईफोन इस्तेमाल करें, आप अच्छा मियारी फ़ोन दे दें, हम आ जाएंगे। अब जब मियारी फ़ोन पे आ गए, बनने शुरू हो गए, लोगों ने इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, अब उसके ऊपर भी टैक्सेस लगा के बढ़ाने शुरू कर दिए। जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई, जो चले असेंबलिंग ही कर रहे हैं भले, लेकिन मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, लेकिन लोकल मेड तो हो रही थी ना, चीज़ें बननी शुरू हुई। आप फैसिलिटेट करते ही नहीं है। आप कुछ देखें, ये सारा मसला ये है कि हमारे यहाँ एक माशी पॉलिसी का तसलसल नहीं है। हर साल हर बजट में एक नई माशी पॉलिसी को हम सोचते हैं कि ये बना लें। हमारे पास वजह यही है कि हम दूर अंदेश नहीं है। हमारे यहाँ लेग पुलिंग, जो सियासी लेग पुलिंग है ना, जो इस वक्त सियासी माहौल इस वक्त भी इतना गर्म है इस्लामाबाद का कि आप लोग यहाँ, हम लोग बिजली के बिल देने के लिए सोच रहे हैं, वहाँ वो अपनी कुर्सियाँ बचाने का सोच रहे हैं उनके लिए। इज़ दैट ट्रू आजिज़ भाई? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अपोजिशन का कोई किरदार मुझे तो बजट आने के बाद से लेकर अब तक नज़र नहीं आ रहा, और सियासी माहौल अयाज कहते हैं बड़ा गर्म है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कोई तशवीश नहीं है। जो कुछ हो रहा है बस ऑटोमेटिक इस वक्त चल रहा है कि हाँ जी ये ऐसा ही था और प्रेडिक्टेबल था और ये ऐसे ही रहेगा। मुक्के का सा मुझे तो माहौल नज़र आ रहा है, मुझे तो कोई एजिटेशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन आजिज़ भाई शायद इस हवाले से बेहतर अपोजिशन बता सकते हैं। हमारे मुल्क में अगर सीरियसली बात करें, संजीदा बात करें, तो अपोजिशन है कहाँ पे? एक जमात है, एक जमात वो अपनी सियासत को बचाने के लिए लगी हुई है। ज़ाहिर है पार्लियामेंट में उस जमात का कोई रोल नहीं। अगर पार्लियामेंट में वो कोई बात करते भी हैं तो वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ही बात कर रहे होते हैं। वो कि जब वो हमारे लीडर को आज़ाद किया जाए, हमें आज़ाद किया जाए, हमारे लोगों को आज़ाद किया जाए, या उसी तनाजुर में पूरी बात हो रही है, अवाम के इश्यूज़ पर बात नहीं हो रही। अब बाकी जो दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं। भले कोई कहे या ना कहे कि हम सपोर्टर हैं, हमारा जी हम काबीना में नहीं है, लेकिन बहरहाल इत्तेहादी हैं। MQM है हमारे यहाँ सूबा सिंध की लेवल पे, वो भी जो है वो हुकूमत का हिस्सा है। तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी सियासत को बचाने की कोशिश कर रही है। अवाम जाए भाड़ में, अवाम के लिए कौन बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। तो इस पूरी फिनोमेना में, इस पूरे सियासी स्ट्रक्चर में जो पाबंदियां लग रही हैं, जो टैक्सेस लग रहे हैं, अवाम तो अजीब सूरत हाल है।
तनख्वाहों की जो सूरत हाल है, तनख्वाह बढ़ती है लेकिन टैक्स की शरह में जो इजाफा हुआ उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ तनख्वाह बढ़ने का। और तनख्वाह भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट क्लास के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए बढ़ती है, लेकिन बाकी जो एज अ होल माशरे को देखें, आम शहरियों को देखें, उनकी तो तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं होता। अब आप कहीं भी बैठ के बात करेंगे सालों से वही तनख्वाह जो चल रही है, तो कैसे अखराजात आपके जो है 100% से अबव हो गए हैं गुज़िश्ता 1-2 साल। इस मौजूदा हुकूमत के दौरान भी अगर कुछ माह के अंदर आपके इतने एक्सीड मौजूदा हुकूमत के दौरान भी अखराजात आपके डबल हो गए हैं, आपकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही, तो वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, आपके जो ज़राए हैं इनकम के वो नहीं बढ़ रहे हैं, तो पता नहीं फिर चोरियाँ होंगी, डकैतियाँ होंगी। बस सिंपल सा फिनोमेना है। मैं जो सब्ज़ी आज से समझे महीना 2 महीने पहले जो 1500 रुपये में आ रही थी वो भी महंगी थी, लेकिन अब आज आप वो सब्जी का वही जितने किलो हम ले रहे थे वही एक बना हुआ है कि भाई इतना लहसुन आएगा, इतना अदरक आएगी, इतनी प्याज आएगी, इतना टमाटर आएगा, इतना आलू आएगा, वही सब्जी 2900 रुपये 2800 रुपये पे चली गई, यानी डबल के करीब आ गई। तो आज से 5 माह पहले तो जब आप शो में थे तो मटन की बातें करते थे। अब देख लें आपके सामने आज सब्जी की बात हो रही है। अब सब्जी की तो बात लौकी की बात दिखाए यार, वो क्या है करेंसी रेट्स कह रही हूँ, सब्जियों की तो जरा रेट तो दिखाए, सब्जी का जिक्र आगे जरा देखूं आज क्या पकाना है। लौकी पकाओ आज सस्ती, ये वाले रेट पे आप भी दिलवा दिया करें, आप लोग यार भी मैं जो तो है खुद कहती हूँ पहले मुझे तो मिल जाए, देखे भाई देखे। इस रेट पे मुझे भी दिलवाए। 127 में टमाटर कहाँ मिलेगा गवर्नमेंट के रेट पे? मुझे पता नहीं आप लोग क्यों ये मंडी वाले में मिलता होगा शायद। रियलिटी बेस पे रेट क्यों नहीं लगाते आप? यार वैसे इसका ना एक और बनवा दें आप, ये करंट रेट पे क्या मिल रहा है और ये हमारा गवर्नमेंट का रेट क्या है, इसको करवाते हैं ना हम लोग ज़रा ये कंपैरिजन में क्या खरीदना है भाई। इसमें तो देख के दिल चाहता सब कुछ ले लो। 45 रुपये 50 रुपये तुरई किलो। तुरई खाते हैं आप अयास? जी बहुत शौक से। अच्छा, और आप खाते हैं? खाते हैं बिल्कुल, रेट का मुझे पता नहीं। 50 रुपए किलो आज तुरई बनवा ले। 50 रुपए कहाँ तुरई कहाँ से 50 रुपए मिनिमम इस वक्त सब्जी का जो सबसे कम से कम रेट है जो आ रहा है, भिंडी लौकी 220 रुपए किलो है। कौन लौकी तक तो 100 रुपए से ऊपर 200 रुपए के बता यार, लौकी को 40 रुपए में भी कोई खरीदना नहीं चाहता था। एक जमाना ऐसा था कि कोई कहता था लौकी, बैंगन को कोई लिफ्ट नहीं कराता। 150 रुपए से कम सब्जी का रेट कोई भी नहीं है। सही कह रहे हैं। मिनिमम कोई भी सब्जी का आप लगाए वो 120, 130, 140, 150। ये बात है आज की बिल्कुल ठीक है कि इससे कम रेट नहीं है। और 1500 2000 रुपए में आप सिर्फ सब्जी और प्याज आलू लेने खड़े हो जाएं तो आपको इतने पैसे चाहिए। वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास हुआ और सिंध में 5 लाख से ज़ायद जो घर हैं वो ऐसे हैं जो ग्रिड से दूर होने की वजह से बिजली से महरूम है। वज़ीर आला सिंध साहब का ऐसा कहना है। इस इजलास में मजीद क्या हुआ, आजिज़ भाई? देखिए, इस सेक्टर में तो हुकूमत काम कर रही है। सोलराइजेशन का जो सेक्टर है उसमें सूबाई हुकूमत काम कर रही है। क्या काम हो रहा है इसमें? लोगों को मुफ्त बिजली देने का इसी खबर में आपने पढ़ा कि 2 लाख सोलर पैनल तकसीम किए जाएंगे है, जिस पे 1-2 मीटिंग्स हुई, हमने अटेंड की। और ये 5 लाख जो घर हैं वो हैं जहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं है, यानी वो गेट स्टेशन से दूर हैं। तो कहा गया, ये इनके पार्टी के जो इलेक्शंस हो रहे थे उसके मैनिफेस्टो में था कि जो गेट से दूर घर हैं उनको बिजली फराहम की जाएगी। तो उस पर अब कल जो महकमा तवानाई का इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत, उसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये 5 लाख घरों तक बिजली पहुंचाना। अब ये मामला जो है ये सूबाई हुकूमत का वैसे है नहीं। अब इन 5 लाख घरों तक बिजली कैसे पहुंचाई जाएगी, टेक्निकली ये कैसे होगा, क्योंकि ये सेप्को हेस्को इन इदारों का कंट्रोल है, जो फेडरल इदारे हैं वो करेंगे। यहाँ पे ये भी फैसला हुआ है कि जो मुफ्त बिजली देने वाली कि हुकूमत ने जो ऐलान किया था 100 और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फ़राहम की जाएगी। तो बताया गया कि नासिर शाह ने एक ब्रीफिंग दी इस पे पूरी, जिसमें उसने बताया है कि सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, सोलर पैनल्स के ज़रिए मुफ्त बिजली फ़राहम की जा रही है। लेकिन ये अभी मंसूबा शुरू नहीं हुआ है, अभी तो इसका एक खाका बन रहा है, इस पर काम शुरू हो रहा है। कब इस पर अमल होगा, कब लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी या जो गेट से दूर घर हैं कब उनको बिजली मिलेगी, इसका कोई हतमी तो नहीं बता सकते। लेकिन ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है
कि अगर लोगों को कहीं रिलीफ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 5 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं सोलराइजेशन प्रोसेस के लिए। मैं ये कहता हूँ कि ये 5 लाख खुश नसीब लोग हैं जो दुनिया की टेंशन से दूर हैं, इनकी ज़िंदगी में ग्रिड से दूर है। इसका मतलब है कि जब ये ग्रिड में आ जाएंगे तो ये भी हमारी तरह रो रहे होंगे कि ये बिजली का बिल, बिजली ले तो लिया, अब ये बिल कैसे अदा करें। ये वो गरीब लोग हैं, खुश नसीब तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि वो इस टेंशन से दूर हैं कि उनको बिजली का बिल भरना है। हमारी सबकी इस वक्त सबसे अहम टेंशन ये होती है कि भाई पैसे जब सैलरी आ जाए तो सबसे पहले बिजली का बिल भर देंगे, वो कितना आएगा, क्योंकि वो पूरा बजट आपका आउट कर रहा है इस वक्त। बिजली इस वक्त वो चीज़ है आपकी जो, एक तो हमारे शहर का मौसम समझ नहीं आ रहा, अल्लाह मियाँ हमसे कौन सा इम्तिहान ले रहे हैं कि एक तो मौसम सख्त, ऊपर से हुकूमत की सख्ती, ऊपर से कि इलेक्ट्रिक की सख्ती, ऊपर से टैक्सेस की सख्ती, और उसके बाद अब ये समझ नहीं आ रहा है कि पूरे आपके घर का निज़ाम जो है ना इस वक्त लोगों को चिड़चिड़ा बना दिया। कसम से आपके घर के लोग चिड़चिड़े हो गए आपस में। कोई ज़्यादा देर कोई कि भाई यहाँ का पंखा खुला छोड़ दिया, यहाँ कोई नहीं बैठा, यहाँ की लाइट क्यों खुली हुई। बच्चों के साथ लोग इस तरह कर रहे हैं कि भाई जब यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे तो क्यों बाप घर के बड़े जो हैं वो अब इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां वो घरों में बैठे हैं, कभी 2 मिनट के लिए उठ के आ जाते हैं, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग गुजरता हुआ देखता है वो चीखना शुरू हो जाते हैं। तो ये माहौल हो जाता है। ये मैं बहुत अच्छा इकदाम है, उनको होना चाहिए, उनको सोलर पैनल से उनको ऐसा इकदाम कर दें कि उनको फ्री बिजली मिल जाए। लेकिन वो भाई जो 5 लाख लोग जो अजियत हम उठा रहे हैं ना इस वक्त, ज़हनी अजियत का शिकार हुए हुए, उसमें ना आए, उनको सोलर पैनल्स लगा दें, वो ग्रिड से दूर ही रहें तो उनके लिए अच्छा है। अपनी बिजली बनाएं, अपना इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी खुशहाल रखें। मगर इस ग्रिड के अंदर अगर वो शामिल हो गए, अगर वो ग्रिड में शामिल हो गए तो फिर उनकी ज़िंदगी। अच्छा, सोलर पैनल्स लगाने के लिए कहा गया था। दूसरी बात है कि फ्लोटिंग जो है सोलर प्लांट लगाने का भी बोला गया, लेकिन अभी तक उस पर पता नहीं काम स्टार्ट हुआ। खैर वो तो अभी रिसेंट है तो हमारे तो बहुत टाइम लग जाता है। जहाँ पे कंजा झील के ऊपर सिर्फ लगाने की बात हुई थी, तो वो आएगी तो ग्रिड में ही ना बिजली वहाँ से। फिर दूसरी बात है कि सोलर पार्क्स बनाने का कहा गया था, उस हवाले से काम नजर नहीं आया। केपी में मैंने खबर देखी कि वहाँ पे बड़ा जो है उन्होंने कहा है कि फ्री सोलर पैनल्स वगैरह दिए जाएंगे ताकि लोग जो अंडर 200 यूनिट सोलर पार्क यहाँ भी काम शुरू हुआ है। एक कंपनी के साथ कोई 1 महीना पहले एक मुआहदा हुआ था बाकायदा यहाँ एक मकामी होटल में, तो उसी कंपनी को ये टेंडर दिया गया कि ये सोलर पार्क्स का काम करेगी। अब जाहिर है कि ये कोई भी मंसूबा, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट का मंसूबा शुरू होना, फिर उसका एक अमली शक्ल बनना, फिर उस पर अमल होना, फिर इसको मुकम्मल होना, एक बड़ा एक तवील सफ़र होता है। लेकिन इस सोलर पार्क का एक मुआहदा किया है गैर मुल्की कंपनी के साथ इन्होंने। सिर्फ जगह अच्छी खासी बड़ी आपको चाहिए जहाँ सोलर पार्क का ये सिलसिला शुरू होगा, तो जाहिर बात है जगह कहाँ नहीं है आपके पास कोई। अब देखें आपके पास जगह ऐसी हो, अब देखिए ये सोलर पार्क वहीं लग सकता है जहाँ से आपकी फिर ट्रांसमिशन भी होनी है ना, जहाँ जनरेशन हो रही है फिर आपके ट्रांसमिशन होनी है, तो उस जगह के पास हो जहाँ आपके वो ग्रिड में शामिल होने के लिए जो ट्रांसमिशन होनी है उसका भी एक तवील रास्ता होता है। चीज़ें फिर लॉसेस आते हैं, जितना दूर होता जाएगा लाइन लॉसेस का मसला आता है, चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें देखनी पड़ेंगी जहाँ पे ये बड़े बड़े पार्क्स बनाने हैं, जहाँ पे सोलर एक्टिविटी होनी है, तो उसके लिए जगह देखना, उस पर लगाना, कितने बड़े एरिया पे लगेगा, कितना उसकी प्रोडक्शन होगी, कितनी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बहुत ये हम सुन बहुत अरसे से रहे हैं। उसकी वजह यही है कि फिर वही मैं बोलता हूँ कि माशी पॉलिसीज़ का जो तसलसल है वो बना दें, 5 साल 10 साल की एक पॉलिसी बना के दे दें, सबको बिठाएं एक साथ। अब वो टाइम नहीं है, वक्त गुजर गया है, बहुत तेज़ी से फ़िल्टर हो रहा है टाइम। अल्लाह का वास्ता है आप लोग बैठ जाएं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जो इन चीज़ों के एक्सपर्ट्स हैं वो आएँ सामने बैठें, एक 10 साल की पॉलिसी दें और उसी के ऊपर फिर चाहे वो सबसे लिखवाएं, कोई भी हुकूमत आएगी इसके अंदर फिर कोई रद्दो बदल नहीं होगा। सब बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स हों, उस पर चाहे इंपोर्टर्स हों, एक्सपोर्टर्स हों, कोई भी मैन्युफैक्चरर्स हों, उसके अंदर आपकी सियासी जमातों के बड़े माशी जो आप कहेंगे अगला अगर हमारी हुकूमत होगी तो ये माशी हेड होगा, वो बैठें और एक पॉलिसी बना दें तो ये मुल्क चल सकेगा, वरना निज़ाम बहुत बुरी तरीके से मुतासिर। बिल्कुल बजा बात है अयाज की, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वाकई हमें जो है ना सीरियस मेजर्स लेना होंगे और आवाम के हक़ में लेना होंगे। कड़ा वक्त हम गुजार रहे हैं, ऑलरेडी थोड़ा और गुजार लेंगे, लेकिन कोई सीरियसनेस का मुजाहरा तो करें, आवाम के मसले हल करने की बात तो करें। थैंक यू सो मच अयाज राना, आजिज़ जमाली साहब, आपने वक्त दिया, दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूँगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेकंड।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे फिटनेस के हवाले से और साथ साथ जो हम गर्मी के सीज़न की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई जी आपने फिट नहीं रहना, तो उसमें फ़िट कैसे रहना और क्या ये सीज़न ऐसा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीज़न में अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक तो हम उस हवाले से बात करेंगे, बाकी जैसे मैंने सुबह खबर आपको दी थी तो हकीम शाह नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। स्किन डिजीज़ की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, स्किन इशूज़ भी हम आज एड्रेस करेंगे और दूसरी तरफ ये कि हेल्थ इशूज़ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों की कंप्लेन ये नज़र आ रही है कि यार खाया कुछ नहीं जा रहा, वज़न तो तब भी कम नहीं हो रहा, स्वेट बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि और लेथार्जिक भी फील कर रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए भी दिल नहीं हो रहा, जिम जाने का भी दिल नहीं हो रहा, घर में भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो भाई वज़न बढ़ता जा रहा है बगैर कुछ खाए पिए भी। तो इन तमाम सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अगर आपकी भी कोई सिचुएशंस हैं, कोई सवाल हैं, तो लाइव कॉल का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। तो वेलकम करते हैं हमारे जो मेहमान हैं उनको। हकीम शाह नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, वेलकम करते हैं हकीम शाह साहब को, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ मेरे साथ जो है वो रमीज़ इब्राहिम भी होंगे, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, आप शो में देखते रहते हैं रमीज़ को अक्सर हमारे साथ, और जो है वो मारू बॉडी बिल्डर भी हैं, चैम्पियनशिप की तैयारियाँ भी करते रहते हैं, तो अभी भी तैयारी कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले ज़रा यही जान लेते हैं कि इस गर्मी के मौसम में रमीज़ कैसे तैयारी हो रही है, कितना टफ रूटीन हुआ हुआ है, आप क्या क्या कर रहे हैं, ज़रा बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो गर्मी में बहुत मुश्किल होती है प्रेप करने में, क्योंकि देखें जब हम वर्कआउट करते हैं तो स्वेट बहुत होता है, फिर उसके बाद जो है डाइट हमारी ऑलरेडी गर्म होती है, एग्स, चिकन, बीफ और ये सारी चीज़ें, तो ज़ाहिर है प्रोटीन का जो सोर्स है वो गर्म ही होता है ना, उसकी तासीर। तो बस ये होता है कि देखें, एक तो हम प्रोफेशनल, मैं तो प्रोफेशनल हूँ ना, एज अ प्रोफेशनल मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ का एडिक्टेड हूँ, आदी हूँ ना। खैर मुझे भी इस बार बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि इस बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही गर्म पड़ा है, या मुझे लग रहा है नहीं हुआ है इस बार तो और मैंने गैप दिया 1.5 साल का। मैं 2022 में जब वर्ल्ड चैम्पियन बना था, मैंने हिस्ट्री बनाई थी पाकिस्तान की, उसके बाद मैंने ये गेम छोड़ दिया था डिसहार्ट होके ना, मतलब मैं थोड़ा सा पाकिस्तान से खफा हो गया था और मैंने ये बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल छोड़ दी थी। तो उसके बाद कोई 1.5 साल का जब वक्त गुजरा तो बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो मेरी जो फैमिली है वो जब मुझे इस तरह से देखती है ना, तो वो मुझे फिर पुल करते हैं कि भाई चलो शुरू करो, हम चाहते हैं तुम्हें देखना है कि तुम प्रेप करो। फिर मुझे एक इनविटेशन आया यूएस से, तो एक कंपटीशन का मिस्टर यूनिवर्स का जो अक्टूबर में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ उसमें खेलने के लिए, पार्ट ले रहा हूँ। तो दोबारा से जब मैंने प्रेप शुरू करी तो जो मेरी इंजरीज थी ना वो मुझे पेन करना शुरू हुई। पहले मैं उनसे लड़ रहा हूँ, उसके बाद फिर इस मौसम से लड़ना, फिर इस डाइट को करना। अच्छा, डाइट के साथ साथ एक मेन फैक्टर जो अब हमारी फील्ड में आ गया कि फ़िट रहने के लिए जो डाइट खानी है ना वो बड़ी एक्सपेंसिव है। अब वो हर बच्चे की बस की बात नहीं रही है। जो जूनियर्स या जो अब नेशनल, सिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा है। वो बेचारे, मुझे उनकी बड़ी फ़िक्र होती है कि कैसे वो इसको मैनेज करेंगे, कि जब हमें मुश्किल हो रही है, हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि पहले जो सिस्टम था वो ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें चली जाएं। फिर साथ साथ वेदर, अच्छा वेदर की वजह से होता क्या है, अब मेरा टारगेट है कि मैं इस बार 100 kg प्लस की कैटेगरी खेलूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी कैटेगरी नहीं खेला, मैं हमेशा 80-85 वेट पे खेला हूँ। तो इस बार मेरा टारगेट था कि मैं यूएस जा रहा हूँ, यूरोप का इवेंट है, ज़ाहिर है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ह्यूज बॉडी बिल्डर्स आते हैं और उनको कॉम्पीट करना और उनको मुंह देना आसान नहीं होता। तो इस बार जो है टफ़ टाइम मिलेगा मुझे। तो टफ़ टाइम के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि मैं 15 kg वेट अपना एक्सेस करके जाऊँगा रेडी कंडीशन में, यानी 100 प्लस की क्लास में खेलूँ। तो उसके लिए मुझे अप्रॉक्स 130-125 kg जाना होगा। मैं अभी 2 वीक पहले 105 kg पे पहुँच गया। अचानक मेरा वेट खुद ब खुद 100 kg पे आ गया। वो जिस दिन हीट स्ट्रोक हुआ और मैं थोड़ा सा बाहर निकला, थोड़ी सी स्वेटिंग ज़्यादा हुई और डाइट का इंटेक नहीं हो सका गर्मी की वजह से, फिर खाया ही नहीं जा रहा, फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपका पेट भर जाता है इसकी वजह से। तो हुआ ये कि तो वो थोड़ा सा मेरा वेट डाउन हो गया ना, तो फिर अब यही चला जा रहा है कि मैं चाह रहा हूँ 125 लाना। अब वो ये गर्मी मुझे जो है ना मुश्किल कर रही है कि मैं इतने बड़े वेट पे खेलूँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जो है वो हिम्मत दे, और हम तो यही चाहेंगे कि एक ब्रेक के बाद जब इंसान आता है ना
तो और ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है और मेहनत करनी पड़ती है। जब आप कर रहे होते हैं तो करते रहते हैं तो वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। वाकई हर चीज़ का चैलेंज है ना शाह साहब, इस वक्त गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। और शाह साहब हो क्या रहा है कि गर्मी में वाकई कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। आप सोचते तो हैं कि खाएंगे, लेकिन जब आप किचन में जाते हैं और खाना सामने भी आए तो आप कहते हैं बस अच्छा ठीक है खा लिया, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं सब। और क्या वजह है, इसको कैसे कंट्रोल करना होता है, किस तरह से खाएं पिएं, क्या किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त? देखिए अक्सर मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशनल के लोग आके कहते हैं कि पानी का टेक ज़्यादा रखिए। अब पानी कौन सा रखना है आपने? पानी उबला हुआ रखना है, उबला हुआ उसे ठंडा करके फिर इस्तेमाल तो करें, क्योंकि पानी में जो बैक्टीरियाज आ रहे पड़े हैं और पानी जो है वो पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि फिल्टर वाटर है। हाँ, फिल्टर करके जो दे रहे हैं उसे भी आप कोशिश करें कि एक बार उबाल लिया करें, फिर उसे ठंडा करके आप फ्रिज में रख लें, ठंडा करके फिर आप पानी पिएँ। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इससे स्किन डिजीज़ भी आ रही हैं, जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही हैं। और इसमें यह है कि पेट का निज़ाम भी है, मैदे में तेज़ाबियत भी हो रही है बाज़ लोगों को, और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फ़ील हो रही है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने लेना है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा आधी चम्मच, तुख्म बलंगा आधी चम्मच, इसबगोल दाना आधी चम्मच, 1 गिलास पानी में मिक्स कर लें, थोड़ी देर के लिए रख लें आप ताकि ये फूल जाए, फिर इसे चम्मच के साथ शेक करके पी लें। ये शुगर फ्री भी है, हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, इसका कोई जायका नहीं है, ये फीका है। अगर आपको शुगर नहीं है, आप इसमें जायका डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर गुड़ नहीं डाल सकते हैं, कोई भी लाल मशरूब हो आप वो डाल सकते हैं। आप 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम बना कर पिएँ, आपको इंशाल्लाह ताला गर्मी की शिद्दत कम फील होगी। ये तेज़ाबियत को भी दूर करेगी, पेट के निज़ाम को भी बेहतर करेगी, हाथों की जलन को भी दूर करेगी। दूसरा, पानी का जो मैंने बताया कि उसे उबाल कर पिएँ, स्टील के बर्तन में डाल के 15 मिनट उबाल लें, फिर उसके बाद उसे ठंडा कर लें, आप फ्रिज में रख लें, बोतलों में भर लें और वो पानी पिएँ। आप देखें आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा ये। और एक और चीज़ है कि पूरी बॉडी में ईचिंग, ख़ारिश महसूस हो रही है, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा है, और आपने देखा होगा कि नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर गर्मी आपको जैसे 40 डिग्री की में हो रही है और फीलिंग उसकी जो है वो 55-60 डिग्री हो रही है, तो ये भी चीज़ होती है कि ईचिंग, ख़ारिश महसूस होती है बॉडी में। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार, इसे सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे रात को लगाएं, 1 घंटे बाद नहा लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते रात को लगा लें, सुबह नहा लें। आप देखिएगा पूरी बॉडी की ईचिंग को ख़त्म करेगी। जिन लोगों को भी ख़ारिश की भी लगा सकते हैं, तकरीबन 5 साल से ज़्यादा उम्र के, सही, इससे कम उम्र के बच्चों को तो प्लीज़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करें, नाजुक होते हैं बहुत, एक्सपेरिमेंट ना करें। सही बात है। अच्छा, गर्मी का मुकाबला आपके पानी का इंटेक ज़्यादा होता है, आप लोगों का ये कि वाटर कंटेंट बड़ा बैलेंस रखना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते और वो कम भी नहीं होता, क्योंकि आपका मसल गेन के लिए। तो फिर वो आप कैसे बैलेंस करते हैं? डिहाइड्रेशन हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस मौसम में तो सब कह रहे हैं वाटर इंटेक इतना ज़्यादा होना चाहिए, तो बॉडी बिल्डर्स या जो लोग अभी अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं वो कैसे करेंगे? देखें, हमें जो है, हम एज अ प्लेयर, एज अ एथलीट, जब हम प्रेप पे होते हैं तो हमें तो ज़रूरी है कि आम आदमी से ज़्यादा हमने पानी पीना ही पीना है। इनटेक ज़्यादा है, क्योंकि हमारा फिर कैलोरीज भी उस हिसाब से बर्न हो रही हैं, वर्कआउट चल रहा है, फिर कुछ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है जो वाटर की कंजप्शन करते हैं बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से हमें पानी ज़्यादा पीना होता है। लेकिन हमारी, जैसे शाह साहब ने बताया, कि हमारी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि हम बॉयल जो पानी है उसका इस्तेमाल करें, फ़िल्टर वाटर का इस्तेमाल करें। बस हम इस चीज़ को तरसते हैं कि काश हम नॉर्दर्न एरियाज़ के होते, सही, हमारा ताल्लुक केपी के या नॉर्दर्न एरियाज से होता, तो आज हम अपने वजूद से 3 गुना बड़े हो सकते हैं और 3 गुना फिट हो सकते हैं। अगर मैं अपनी फील्ड सेट के बोलूँ तो फिटनेस, स्किन भी अच्छी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत अच्छा है। 6 माह के लिए आप शिफ्ट हो जाए, पहले भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत कर आ नहीं तो वो तो उन खुश नसीब गेम्स के लिए होता है, जैसे कि क्रिकेट है या कोई दूसरा गेम है। हाँ, हम बदनसीब बॉडी बिल्डर्स जो गेम खेलते हैं ना, हम दुनिया का एक्सपेंसिव तरीन गेम है और इसमें हमारी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम किसी अच्छे वेदर में जाके ट्रेनिंग कर लें, और या हमें कोई फैसिलिटेट कर दे, जैसे कि इनके
कैंप Sponsor लगते ही कर दे। हैं, स्पॉन्सर्स लगते हैं, इनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, इनके बाकायदा ट्रेनिंग कैंप होते हैं, इनको प्रोटोकॉल मिलता है, अच्छे रूम्स मिलते हैं रहने बाहर के से लिए। कोचेज आते हैं। जी, हमें तो खुद ही गड्ढा खोदना है, खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, फैमिली भी देखनी है, काम भी देखना है, सारे मामला देखने हैं, और उसके बावजूद इनसे ज़्यादा सक्सेस हैं, इनसे ज़्यादा मेडल्स ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वेरी एग्जैक्टली। गुड। अच्छा, एक सही चीज़ कह रहे हैं, मैं बिल्कुल। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह अभी हमारे भाई ने कहा कि इन्हें काफ़ी किस्म की प्रोटीन या मुख्तलिफ़ चीज़ों की इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ लोग आते हैं कि वो क्लब जाते हैं, कहते हैं अब वेट नहीं बढ़ रहा, मसल गाल गेन नहीं पिचके हो रहा। हुए हैं, बॉडियाँ सूखी हुई हैं, मांस पैदा नहीं हो रहा। सही बात है कि नहीं? शाह साहब ने बताया बॉडियाँ सूखी हुई है यार शाह साहब। गुड। हाँ, सूखे सूखे से होते हैं ना, बिल्कुल सूखी कलाइयाँ हैं और मुख्तलिफ किस्म के गैनर्स इस्तेमाल करते हैं। तो अपना गैनर खुद बनाइए आप। यार वो इतने महंगे हैं शाह हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सस्ता है। सप्लीमेंट्स है वो जो आप खुद बनाएंगे वो सस्ता है, इसमें चलें, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक है, जड़ी बूटियाँ हैं। आपने लेना है 50 ग्राम बदहारी कंद, ये फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है, वेट गेन करती है, गोश्त पैदा करती है बॉडी में। बदारी कंद 50 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, एक गिलास दूध में मिलाकर पिएं। बस आप इतना देखिए सिंपल। सिर्फ 3 चीज़ें अच्छा। और ये बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनिक वेट गेनर बनेगा इनका। और आप कम से कम महीना 2 महीना यूज़ कर लें, तकड़े तकड़े नजर आएंगे, गाल भी भर जाएंगे, कलाइयाँ ये सब भर जाएंगी। बाकी सेट जितने अच्छे होंगे, आपका गाइड जितना अच्छा होगा, उतने अच्छे मसल्स बनेंगे। ये बात तो सही है। अभी तो लोग जिम जाने में जना चोरी कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना सब कह रहे हैं कि जाया नहीं जा रहा जिम गर्मी में, है और बहुत इतनी ज़्यादा। गर्मी गर्मी में। ज़्यादा है, थक जाते हैं वो, फिर डिहाइड्रेट हो जाते हैं थोड़ा सा, फिर पानी पीने के बाद घर में ही लेट जाते हैं, जब उठते ही नहीं है फिर वो जाते नहीं। अब देखें, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि देर आर डिफरेंट बॉडी टाइप्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, ये बॉडी टाइप्स के बारे में आप बताएंगे, लेकिन मैं पहले ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डिफरेंट बॉडी टाइप्स और उनको कैसे टोन करना होता है, इस बारे में रमीज से जानेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बॉडी टाइप्स के बारे में हमें रमीज बता रहे थे, क्या है ये बॉडी टाइप्स? देखिए, डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं। एक जैसे एक्टोमॉर्फ है, मीजोमॉर्फ है, एंड्रोमॉर्फ है, ये डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं। हम इंसानों के अंदर जो है, आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा सूखे सड़े लड़के होते हैं और बहुत ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, वो कुछ भी खा लें उनको जो है ना लगता नहीं है। अच्छा, भूख भी ज़्यादा लगती है हाँ, उनको, उनको भूख खाते भी भी ज़्यादा ज़्यादा हैं लगती है और खाते भी ज़्यादा हैं और सूखते भी लकड़ी की तरह है। लेकिन उनके साथ ये अच्छा है कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत तेज़ काम कर रहा होता है। ये इस वजह से उनकी ये बॉडी टाइप चल रही होती है और एक कुदरती अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है। उसके बाद आप आ जाए मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ वो होते हैं जो कुदरती अल्लाह ताला ने लंबे और चौड़े पैदा किए हैं लोग, जिनके शोल्डर्स ब्रॉड है, ठीक है, और उनकी हाइट अच्छी है, ये होते हैं मीजोमॉर्फ। ये क्या होते हैं, इनका भी मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा होता है। इनको गेन कराना और वेट लॉस कराना दोनों आसान है। गेन भी जल्दी करेंगे, वेट लॉस भी जल्दी करेंगे और फिट भी जल्दी होंगे। और इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इनकी पर्सनैलिटी पर फिटनेस बहुत अच्छी लगती है। अगर ये हल्के फुल्के मस्कुलर्स हैं या लड़कियां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं और वो मीजोमॉर्फ हैं और अच्छी कद काट है उनकी, तो वो बहुत अच्छी लगेंगी, मतलब फिट होने के बाद। इसी तरह आप आ जाए एंड्रोमॉर्फ। एंड्रोमॉर्फ एक सी टाइप जो है बॉडी होती है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में इस तरह बोलते हैं कि पानी भी पियो तो उसको लग रहा होता है, हवा फैट की बन तरह के। लग रहा है। हाँ, तो वो ऐसी बॉडी होती है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है और बहुत ज़्यादा लेज़ी और बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है मसले, जैसे ख़वातीन हैं तो उनमें हार्मोनल इश्यूज़ हैं, फिर इस तरह की चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे जो ख़वातीन में भी एक्टोमॉर्फ और पहले वाले मेसोमॉर्फ, कौन थे? एक्टो जो होती हैं, उनको आप देखेंगे कि उनको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती, इतनी नहीं होती जितनी एंड्रोमॉर्फ को होती हैं। तो इनके अलग अलग सिम्टम्स हैं, तो अलग अलग टाइप होती है इनको ट्रेन करने की, इनका तरीक़ेकार अलग है, इनके डाइट प्लान अलग होते हैं। अब एक्टोमॉर्फ है तो उसको खिलाना ज़्यादा पड़ता है, कार्ब और फैट्स ज़्यादा देने पड़ते हैं, प्रोटीन कम देना पड़ता है। एक्टोमॉर्फ को तो कोई जान ही नहीं देता ना जब, उसको तो कहते हैं कि भाई तुम क्या करोगे जाके, तुम तो पहले ही
इतने सूखे सड़े लेकिन सड़ी हो तो अब देखें ट्रेंड चल गया है, तो वो तो ये कहेंगे ना, अब खवातीन भी थोड़ी सी बोल्ड हो गई है ना, उनको ये चीज़ का आइडिया हो गया है, उनको ये चीज़ का आइडिया हो गया है कि हमारा जो शेप है इस वक्त पाकिस्तान में, जो सो कॉल्ड ज़ीरो फिगर के नाम से जो है ये मॉडलिंग एजेंसी और ये सारे स्टार्स जो हमारे हॉलीवुड, सिर्फ हॉलीवुड के अंदर ऑलमोस्ट अपना लॉलीवुड के अंदर ऑलमोस्ट अपना बॉलीवुड और हॉलीवुड के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ एक बॉडी टाइप होती है आवर ग्लास के नाम से फीमेल की, जिसके अंदर उनकी वेस्ट कम होती है, बट साइज़ बड़ा होता है, चेस्ट साइज़ बड़ा होता है, तो वो बहुत खूबसूरत एक बॉडी टाइप होती है। और वो लड़कियाँ वो होती हैं जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, वेट ट्रेनिंग करती हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती हैं, चाहे उनकी बॉडी टाइप कुछ भी हो, चाहे वो एक्टो हो, चाहे वो मीज़ो हो, चाहे वो एंड्रो हो। अब हमारी ख़वातीन को इस चीज़ की अवेयरनेस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो इस तरफ बढ़ रही हैं। अब आप देखें लड़कियां जुम्बा, एरोबिक्स, योगा की जगह जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जा रही हैं, वेट ट्रेनिंग पे जा रही हैं। तो वो क्यों जा रही हैं? वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है उनके लिए और इन फ्यूचर उनको बहुत काम आने वाली है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेनिंग्स। ऐसा नहीं है कि वो अदर चीज़ें ना करें, अगर उनका पूरा वीक है तो वीक में जो है ना वो एक दिन जुम्बा ले लें, एक दिन एरोबिक्स ले लें और एक दिन योगा ले लें और 3 दिन वेट ट्रेनिंग ले लें, तो इस तरह कॉम्बो बना के भी चला सकती हैं। लेकिन अगर किसी लड़की का गोल है कि उसने एक आइडियल फिजिक बनानी है अपनी और मुझे जो है फॉरेन लुक देना है, अपना वेस्टर्न लुक देना है, तो उसने फिर जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो ये वेट ट्रेनिंग करनी है। अब एक्टोमोर्फ है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम कार्ब्स और फैट ज़्यादा देंगे तो उसके मसल्स अच्छे गेन होंगे, ठीक है और उसके जो पोर्शंस मील होंगे वो ज़्यादा होंगे। मतलब आम पोर्शन मील जो हम बनाते हैं उसमें उसकी कैलोरीज ज़्यादा होंगी, उसमें उसका इंटेक, जैसे हम आम मेसोमोर्फ को 5 मील दे रहे हैं तो उसको 7 मील देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह आप आ जाएँ मेसोमोर्फ। मेसोमोर्फ का ये है कि इनको जो है वो आपने एवरेज डाइट प्लान देना होता है इनको टून करने के लिए। इनका कार्ब्स भी बराबर हो, इनका प्रोटीन भी बराबर हो, फैट परसेंटेज भी। इनका वो फार्मूला अप्लाई हो सकता है कि जैसे कि इनके बॉडी का वेट है, बड़ा आसान तरीका है डाइट प्लान बनाने का। जैसे 75 kg वेट है तो उस 75 kg के बंदे को 160 ग्राम, उसको हम LBS में जब कन्वर्ट करेंगे, उतने ग्राम प्रोटीन, उतने ग्राम फैट्स और उतने ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा बगैर वर्कआउट किए। अच्छा, ये एक सिंपल सा फार्मूला है। तो ये सबसे ज़्यादा जो अप्लाई होता है ये मेसोमोर्फ पे होता है, एंड्रो पे नहीं होता। एंड्रो को हमने क्या करना होता है, उनके फैट्स बिल्कुल ख़त्म करने पड़ते हैं, उनका कार्ब बिल्कुल ख़त्म करना पड़ता है, फिर उनको प्रोटीन पे लाना पड़ता है। उसके बाद जब उनका प्लेटो हिट हो जाता है, जब उनका प्लेटो हिट हो जाता है कि वेट गिरना बंद हो जाता है, अब तैयार हैं वो। हाँ, जब वेट गिरना बंद हो जाता है तो उस पर क्या होता है, उसको हम फिर उनको थोड़ा सा काट देते हैं। जब उनको काट देते हैं तो फिर उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं। अब ये एक अच्छा पढ़ा लिखा अगर आपका ट्रेनर है तो वो इन चीज़ें जानता होगा और फिर वो आप पे अप्लाई करेगा और आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जैसे रमीज़ ने बात की ना, शाह साहब के कार्ब्स और फैट्स का बड़ा रोल है बॉडी को टोन करने के लिए। तो नेचुरल चीज़ों में हमें कार्ब्स और फैट्स जो है वो किन चीज़ों में मिलते हैं ज़्यादातर, किन ग़िज़ाओं में हम जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो मौसम के हिसाब से आ रहे हैं, सब में आपको मिलेगा। आपको प्रोटीन भी मिलेगी, बाद में आयरन मिलता है, बाद में कैल्शियम मिलता है, ठीक है। और जिस तरीके से भी मैंने एक गेनर बताया वेट गेन करने के लिए, अब हर आदमी तो वेट गेन नहीं करना चाह रहा। बाज़ लोग कह रहे हैं मेरा वेट कम होना चाहिए, बाज़ लोगों का पेट बढ़ रहा होता है, हिप्स थाइस बढ़ रही होती है, गर्दन के पीछे की जगह बढ़ रही होती है, डबल चिन हो रही होती है। और हर मर्द और ख़वातीन दोनों की कोशिश होती है कि उनका वेट कम हो, नॉर्मल नज़र आए। तो उसको कम करने के लिए आपने लेना है, एक बूटी आती है असगर मुखी, इसको पंजाब में खवी के नाम से पुकारते हैं और कराची में जो हमारे यहाँ असगर मुखी कहा जाता है। वो 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएँ, 1 कप शाम किसी भी वक्त बनाकर पिएँ, चाहे खाने से पहले या बाद में लें। इसके और बेनिफिट्स ये हैं कि आजकल फैटी लीवर काफ़ी हो रहा है लोगों को, हेपेटाइटिस के असरात आ रहे होते हैं, जिगर के चर्बी आ रही होती है, वर्म में जिगर होता है, जिगर सूज रहा होता है,
और इसमें यह है कि फिर खून बनना कम हो जाता है, बलगम बनना ज़्यादा शुरू होता है। ये उसको भी ठीक करेगी। और साथ में जैसे कपड़े कभी लूज़ हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं, रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं चेहरा सूझा हुआ होता है, इसको भी बेहतर करेगी ये। और आपका फालतू फैट जहाँ जहाँ होगा इसे ये कम करेगी। और ये जो जिनका वेट ज़्यादा है उनकी बात हो रही है, जो वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, कार्ब और मुख्तलिफ प्रोटीन्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो मैंने बधारीकरण वाला नुस्खा बताया आप वो जारी रखें। इंशाल्लाह ताला आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही रमीज़, जो आप ये सब चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं और आप इनका इस्तेमाल करें तो ये इतनी कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। शाह साहब बहुत मुनासिब रेट्स में ये तमाम जड़ी-बूटियाँ मिल जाती हैं। जैसे आप स्टार्ट में कह रहे थे रमीज़ कि बहुत महंगी डाइट हो गई, जैसे अभी आप भी तैयारी कर रहे हो, तो इस वक्त जो लोग ट्रेन भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं, तो वो इतनी महंगाई में किस तरह से जना अपना फूड इनटेक बैलेंस के, जैसे कार्ब्स और फैट्स की आप बात कर रहे हो तो किन चीज़ों में मिलता है प्रोटीन? हम देखते हैं मीट में, मटन हो, बीफ हो, हर चीज़, अंडे, इतनी महंगी हो गई कि आप क्या खाओगे और क्या छोड़ोगे। तो ऐसे में कैसे अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दें इतनी महंगाई में? देखिए, जैसे शाह साहब ने बताया तो ये तरीके बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इतने कॉस्टली भी नहीं है। बेसिकली थोड़ा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, इस बारे में पता नहीं है कि अगर हम ये कर लेंगे तो इस तरह से हमें प्रोटीन की सोर्स मिल जाएगी। अब होता ये है कि जब लोगों के पास प्रोटीन का सोर्स नहीं होता तो वो बेचारे जो है वो जैसा तैसा मिलता है वो कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसा आप खाते हैं वैसे आप नज़र आते हैं। तो उसको मैनेज करने का तरीका ये होता है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इन हालात के हिसाब से आप कोशिश ये करें कि आप सिर्फ कोई गोल की तरफ ना जाएं, मज़ीद आप कोई आगे की तरफ ना देखें। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही, जितने हैं उसी को फिट कर लें। उसको फिट करना बड़ा इजी होगा। अगर 150 ग्राम उसने कार्ब्स लेने हैं या कोई फैट्स लेने हैं तो वो बड़ी इजीली उसको मिल जाएंगे। जैसे कि सस्ता है आलू है, उससे उसको मिल जाएंगे। बेक पोटैटो ले ले, वाइट राइस ले ले, बॉइल्ड राइस, स्वीट पोटैटो, हाँ स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो का सीज़न आए तो स्वीट पोटैटो तो नॉर्मल पोटैटो से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। उसके बड़े फ़वाइद हैं, तो खैर वो ले लें। उसके साथ साथ जो है अब आप आ जाएं प्रोटीन की तरफ। तो प्रोटीन देखें कुछ आपको वेजिटेबल्स से भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपको मीट से मिलता है। तो वो सोर्सेस आपने ढूंढनी है कि मुझे कहाँ से प्रोटीन मिल रहा है सस्ता। प्रोटीन तो आपको जो है वो बीन्स में और दालों में भी मिल रहा है। जी बिल्कुल मिल रहा है। तो उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है कि हाँ भाई इससे मुझे इतना, इससे मुझे इतना, ये कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ से आप बच जाएंगे। अच्छा जी, तो हाँ ये बात सही कि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं। जैसे हम देख रहे होते हैं ना कि भाई जो वेजिटेरियंस हैं वो भी तो डाइट कर, और आपने जैसे अभी हॉलीवुड बॉलीवुड का जिक्र किया तो वहाँ तो सारे गोश्तखोर नहीं है, तो वो किस तरह से जाना फिर डाइट लेते होंगे, वेजिटेबल्स यूज़ करते होंगे और क्या फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए प्रोटीन के और कार्ब्स के जो सोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर होता है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा कथा कहना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा एक आपको प्रोटीन भी मिलेगी, आपको विटामिन के भी मिलेगा, आपको वो अरवी में मिलेगा। जी जी, आप भिंडी लें, अरवी लें, तुरई लें, टिंडा लें, ये वो चीज़ें जो बेऐब चीज़ें। अब अगर हम आलू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो गैसेस बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको गैसेस नहीं करेंगी, पेट के निज़ाम को भी बेहतर रखेंगी, आपको हड्डियों को भी मजबूत करेंगी, क्योंकि हड्डियों में विटामिन के की मिकदार की ज़रूरत होती है जो कि आपको इसमें अरवी में, भिंडी में, इन चीज़ों में पाई जाती है। सही बात है, ठीक। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे इंडिया के अंदर आपने देखा होगा वेजिटेरियंस होते हैं लोग बहुत ज़्यादा, वो मांस और ये सारी चीज़ें नहीं खाते ना, मीट वगैरह। तो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर आए हैं, उन्होंने वेजिटेबल्स पे तैयारी की और वो वर्ल्ड लेवल तक जीत कर आए। बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने वेजिटेबल्स पे तैयारियाँ की। ऐसा नहीं है, यू हैव टू फाइंड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। आपने ढूंढना है कि आपको वो गूगल जो है ना इस वक्त सब कुछ बता देता है घर बैठ के, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन बड़े मसले उल्टा सीधा भी कर लेते हैं ना, जैसे अभी आपने बॉडी टाइप्स बताई, लोगों को नहीं पता होता क्या। हाँ, इसके लिए तो देखें वो कंसर्न करें। हाँ, देखें इसके अब वही वाली बात है कि छींक आई और आपने गूगल पे देखा तो जी आपकी छींक के 50,000 से अपने आप को लेके रोग लगा के बैठ जाते हैं कि लो मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो, नहीं हंसी आई तो टीवी दिखा देगा। देखें कंसर्न करें, ऐसा नहीं है। अपना एक अच्छा कोच या कोई एक्सपर्ट होना चाहिए हेल्थ का जो आपके साथ हो,
और वो आपको उससे, जैसे कि आपका फैमिली डॉक्टर होता है, इसी तरह आपका एक एक्सपर्ट भी होना चाहिए हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। तो इन्हीं चीज़ों से देखें, जब आप ये चीज़ करेंगे ना, जब आप बैलेंस डाइट पे चलेंगे और आप खुद ब खुद फील करेंगे हल्का, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में से किसी ने बहुत भारी चीज़ निकाल के फेंक दी। वो जो आपको एक हार्ड सा फील होता है, भारी भारी सा फील होता है, वो नहीं होगा। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा काम करना शुरू हो जाएगा, डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, सोने और जागने के रूटीन अच्छी ये जो आप बात करें ना, जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं, वो जिस दिन जिम ना जाएं तो उस दिन वो बड़े परेशान होते हैं कि नहीं यार, है ना। हाँ, बेसुकून और कहते हैं जिम जाते हैं ना तो आके क्या होता है उनकी बॉडी के साथ। देखिए ये एक एडिक्शन है, और जिस दिन वो जिम नहीं जाते उस दिन वो लेज़ी फील कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। उनको अंदर से जो है ना, एक देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा है उसको एडिक्शन है सिगरेट की, स्मोकर है, ठीक है, अब उसने सिगरेट पी ली, अब उसके पास सिगरेट नहीं है। आप यकीन करें वो सिगरेट को पाने के लिए जितना ही थका हुआ हो, कुछ भी हो, जाएगा और लेकर आएगा और पिएगा, ऐसा ही है ना। तो जो हेल्थ कॉन्शियस होगा ना, जिस दिन वो नहीं जाएगा उस दिन वो या तो पड़ा रहेगा, या तो वो सोता रहेगा, या तो वो जो है ना अपनी डाइट सही कर पाएगा, ना कुछ, वो बोलेगा यार आज तो मैं गया ही नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, रूटीन जो है ना उसको वो लोग फॉलो करते हैं, बड़ा अच्छा भी होता है। शाह साहब आप बात कीजिएगा, लेकिन पहले मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही है फिटनेस के हवाले से, और शाह साहब आप कुछ ऐड कर रहे थे जब रमीज़ बात करते, याद है कि भूल गए? जी याद है मुझे। देखिए, एक तो आप कह रही हैं कि भूख नहीं लगती है, कुछ खाया नहीं जाता, तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो, वो सिर्फ 4 दाने आलू बुखारा खुश्क ले लें, 1 गिलास पानी में डिप करें, आधी चम्मच सौंफ डाल लें, आधे घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पिए। उसके 15 मिनट बाद जो आपको भूख लगेगी, बेहतरीन किस्म की, बच्चों को भी पिला, बच्चे तो बच्चों बड़े को भी दे नखरीले हो, सकते हैं, बच्चे बच्चों नहीं खा को रहे। 1-2 घूंट पिला दें, 5 साल 6 साल 7 साल वालों को 1 से 2 घूंट दे दें, काफ़ी है, थोड़ी देर में उनको अच्छी भूख लगेगी। और आजकल लोग जो सूखते जा रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, परेशानी में आ रहे हैं, वो बिजली के बिल देख के आ रहे पड़े, उसकी वजह से भी लोग सूख रहे पड़े, वजन कम हो रहा है, खुद ही आलू बुखारा हो गए। हाँ, खुद ही आलू बुखारा हो गए। तो इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो हाँ, ये रियाया जो है आपको दुआएं देगी। अच्छा, ये एक और ख़बर ये भी थी आज हमारी, मैं शाह साहब इस पर आपसे बात करना थी लाजमी। गर्मी की वजह से ना जो स्किन इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और हमारे पास एक डाटा है जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ जो है स्किन डिजीज़ में हम देख रहे हैं कि जो यौमिया 2500 से 3000 अगर मरीज़ आ रहे थे तो उनके 4000 से ज़्यादा एक्सीड कर गई है, और उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ, पसीना आना जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से रैश हो जाता है, फंगस हो रहा है, फोड़े, गर्मी दाने, इन सब चीज़ों का कोई तोड़ है आपके पास? देखिए, इसकी कई किस्में आ रही हैं, फंगस भी है, एक्जिमा भी है, और बाद लोगों को सोराइसिस भी तंग करता है, यानी स्किन की बहुत सारी एक लिस्ट है पूरी अमराज की। तो काइंडली प्लीज़, किसी किस्म का टोटका, मुख्तलिफ टोटके ऐसे होते हैं कि आप यूज़ कर लेते हैं, हम बता किसी और चीज़ के लिए लें, या कोई भी एक्सपर्ट बैठा हो किसी और चीज़ के लिए बता रहा था, वो उसको उभार देती है और फैलने लग जाती है। तो यूट्यूब से हर चीज़ देख के कर लेते हैं ना। तो प्लीज़ इस चीज़ पे एहतियात कीजिए, सेफ़ चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, और अपने करीबी स्किन के डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए कि ये किस टाइप की इस वक्त इस पर जो बैक्टीरिया आया हुआ है, उसी हिसाब से आपको वो दवा बता देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ एक सेफ़ जड़ी बूटी आती है जिसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है, और ये है पनीर बूटी। एक तो वो ठंडी होती है, गर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, ब्लड प्योरीफायर, खून भी साफ़ करती है, और ये हर किस्म के स्किन डिजीज़ के लिए बेहतरीन होती है, खारिश, एलर्जी सब दूर करती है। बाद लोगों को ऐसे अर्टिकेरिया टाइप का हो जाता है, लाल लाल निशान बन जाते हैं, उसको भी ख़त्म करती है। पनीर बूटी 5 से 10 दाने 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह नहार मुँह छान के पिएँ, और इसके साथ देखें इलाज से बेहतर परहेज़ होता है, ठीक है। तो उसमें आपने जैसे बड़ा गोश्त, बैंगन, अचार, इसका इस्तेमाल ना करें। आप देखें इंशाल्लाह ताला खून भी साफ़ होगा, स्किन की खारिश और अर्टिकेरिया, दतोड़े, फोड़े, फिंसी, दाने, ये सब इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे। 10-12 दिन यूज़ कर लें, 15 दिन यूज़ कर लें, काफ़ी। सही। जो हम फिटनेस की जब बात करते हैं रमीज़, तो ये आपके स्किन पे, आपके चेहरे पर भी ग्लो लेकर आता है, क्योंकि आप ऑलरेडी हेल्दी खा रहे हैं और आप अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रख रहे हैं, तो आपकी ब्यूटी में भी इजाफा होता है या क्या? देखें, जब हम बॉयल खाना शुरू कर देते हैं ना, हमारा ज़्यादातर खाना बॉयल होता है, इसमें ऑयल वगैरह का हम यूज़ नहीं करते, फ्राई नहीं करते चीज़ों को,
तो हर चीज़ तो हमारी बॉयल ही चल रही होती है। जब हम बॉयल खाने खाते हैं ना तो हमारा स्किन का कलर साफ़ होना शुरू हो जाता है, रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, और आपका जो खून है वो उसका फ़्लो तेज़ हो जाता है, आपका खून का गाढ़ापन कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब आप बॉयल खाने खाते हैं। क्योंकि देखिए जो सबसे ज़्यादा नुकसान का खाना खाएंगे क्या? अब देखिए में आप किस ऐसा तरह नहीं से ऐसा खाते नहीं हैं? आप जायका करने के लिए, जैसे मैं अपनी डाइट खुद भी बनाता हूँ, कभी मुझे बन के भी मिलती है, आपकी मील प्रिपरेशन किस तरह से तो होती है? मैं तो सबको ये रिकमेंड भी करता हूँ कि जैसे मैं चिकन है, चिकन को पानी में डाला, चिकन में अपना ही ऑयल है, सही है, चिकन को आपने पानी में डाला, उसमें आप हरी मिर्च डालें, शिमला मिर्च डालें, काली मिर्च डालें, नमक डालें, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा डालें और उसको अच्छी तरह बॉईल कर लें। ग्रीन कढ़ाई से अच्छा टेस्ट होगा उसका। आप वो किससे फिर उसको इंटेक, खाली चिकन खाते हैं वो? मैं रात में खाली चिकन खाता हूँ, दोपहर में राइस के साथ ले लेता हूँ, इस तरह होता है, या कभी मुझे रात में भी राइस लेने पड़ते हैं, तो वो डिफरेंट है सिनेरियो ना। तो अगर आप उसको, बेहतर ये है कि अगर आपने वेट लॉस पे जाना है तो कार्ब्स कम लेके प्रोटीन ज़्यादा लें, यानी रूखा खा लें तो अच्छा है। किसी दिन आप फैड अप हो गई इस तरह का चिकन खाते हुए तो आप टिक्का बना के खा लें चिकन को, या फ़िश ले लें, उस दिन फ़िश को स्टीम कर लें और उसको मैरिनेट इसी तरह करें जिस तरह मैंने आपको रेसिपी बताई है, इसका पेस्ट बना लें और उसको मैरिनेट कर लें। तो क्या ऑयल और क्या चीज़, देखिए सबसे ज़्यादा जो बेसिकली आप लोग जो अवॉइड कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से रेड पेपर, लाल मिर्च को जी सबसे ज्यादा, बिल्कुल, रेड चिली जो है ना वो अवॉइड मिर्च, करते मैं हैं। वही बताने जा रहा था कि आपकी सेहत के लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है वो ऑयल है, सही है। अगर जैतून का तेल आप यूज़ करें वो भी कम मिकदार में तो वो कोई मसला नहीं, वो बहुत उसके फ़वाइद हैं। इस खाने में आप जैतून का तेल भी डाल सकती हैं, हमें तो एक्सट्रीम लेवल पे जाना है इसलिए हम नहीं डाल रहे, आप डाल सकती हैं, फ़िटनेस वाले लोग डाल सकते हैं। तो आप लाल मिर्चों का इंटेक ज़्यादा ना करें, सॉल्ट का इंटेक भी ज़्यादा ना करें, ये स्लो पॉइज़न है, जैसे शुगर, सॉल्ट और ये लाल मिर्चें जो हम डेली बेसिस पे इंटेक कर रहे हैं अपने खानों के अंदर, ये इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और आप देखें हमारा कोई भी खाना लाल मिर्च के बगैर बनता ही नहीं, जब तक लाल मिर्च ना डले तो टेस्ट ही नहीं है, समझ रही। तो आप नॉर्दर्न एरियाज़ में आपने मोस्टली देखा होगा, जब भी आप वहाँ घूमने फिरने जाएं तो वहाँ जो खाने मिलेंगे वो सारे बिल्कुल इसी रेसिपी में मिलेंगे। जो मैंने आपको रेसिपी बताई उसमें ग्रीन चिली तो होगी मगर उसमें लाल मिर्च नहीं होगी। और आपने उनके चेहरे देखें फिर, सुर्ख सफ़ेद, क्या उनकी सेहत है, क्या उनकी फ़िटनेस है, क्या उनके अंदर एनर्जी है, वो क्यों है? क्योंकि उनके खाने बहुत अच्छे हैं। हमारा मसला ये है, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है ना वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। और फिर सबसे बड़ी बात, खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेना पेट भर के, ये एक बहुत बड़ा जो है नुकसानदेह चीज़ है, जिससे आपका पेट भी निकलता है, जिससे आपको नुकसान भी होता है, आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी भी होती है, बहुत सारे मसले होते हैं। अच्छा, वो पानी भी इसीलिए पीना पड़ रहा है ना कि इतना स्पाइसी फूड खा रहे हैं कि उसके बाद जो है वो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी पी रहे हैं। ये लाल मिर्च के कितने नुकसान हैं? देखिए, लाल मिर्च एक तो अल्सर के मरीज़ के लिए बहुत तकलीफ़ का सबब बनती है, दूसरा पाइल्स के पेशेंट को बहुत तकलीफ़ का सबब बनती है, हाई बीपी के पेशेंट को नुकसान देती है। तो लाल मिर्च के इतने बेनिफिट नहीं है जितने नुकसान आते हैं। हालांकि इसमें कैल्शियम की मिकदार पाई जाती है लेकिन इतनी नहीं पाई जाती है, बाकी उसके जो नुकसान आते हैं उसे दबा देती है। तो आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात याद रखिएगा, खाना जब पकाते हैं ना तो अल्लाह पाक ने किसी किसी के हाथ में जायका दिया होता है। ऐसे भी लोग हैं जो बग़ैर इन चीज़ों के मुख्तलिफ मसाला जात के बग़ैर ही आपको बना के देंगे, लेकिन आपका दिल करेगा मैं सारा खा जाऊँ, इतना टेस्टी होगा वो। तो ये होता है इस तरह। तो आप ये मुख्तलिफ मसाला जात से एक तो अपने आप खून को जला देते हैं, रंगत आपकी ख़राब हो जाती है। और एक चीज़ हो रही है, जिन लोगों की भी रंगत ख़राब हो रही हो, कलर डिम हो रहा हो, डार्क सर्कल्स हो रहे हो, तो वो पंसारी के पास जाएँ, उनसे क्या उन्नाब दे दें। अच्छा जी। उन्नाब बेर की तरह होते हैं, उसके 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को, सुबह निहार मुँह छान के पी लें। ये भी खून भी साफ़ करती है, गर्मी के लिए भी बेहतर है और कलर को भी साफ़ करती है ये। इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स भी हैं। हाथ पाँव जलते हों ये, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। दूसरा, खाना खाएं, खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद आप पानी पिएं, लेकिन जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाया करें, पेट भर के ना खाएं। सुन्नत रसूल भी है ना, बिल्कुल। पोर्शंस कंट्रोल में, और आपका पोर्शन खाली होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस थी कि आप पेट में एक हिस्सा खाली हो, उसकी बहुत सारी मसलहत हैं। हमारे यहाँ जो है ना, देखें मसला ही यही है
सुबह का नाश्ता किया अंडे पराठों से। दस्तरखान से जब तक नहीं उठते तब तक डकार नहीं मार लेते वहाँ बैठे बैठे। उसके बाद पूरा दिन भूखे रहे, शाम को चाय बिस्किट खा लिया ऑफिस में इधर उधर, सही है, या समोसे खा लिए। उसके बाद वही घर पहुंचे रात को 9-10 बजे ट्रैफिक से थक हार के, बेगम ने बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाया, वो दिल भर के खाया, सही है। उसके बाद हो गई हालत ख़राब और लेट गए, तो वहाँ हो जाती है आपकी कहानी ख़त्म। आपने पूरे दिन के अंदर सुबह 7 बजे से लेके, अगर आपके अर्ली मॉर्निंग उठने के वो हैं रूटीन हैं, कराची में वैसे बहुत कम लोग हैं, अगर हैं आप सुबह उठते हैं फजर के वक्त में, तो फजर के बाद आप जो हैं वो हेल्दी नाश्ता करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट लें पोर्शन में, फिर उसके बाद 3 घंटे के बाद एक पोर्शन लें, फिर 3 घंटे बाद एक पोर्शन लें, इस तरह 3-3 घंटे से 5 पोर्शन लें दिन में। वो 5 पोर्शन में 2 पोर्शन खाना हो गया, एक ब्रेकफास्ट हो गया और 2 आपके स्नैक्स हो गए। स्नैक्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मैगी खा लें, चिप्स खा लें बाहर से लेके, या ये चीज़ें समोसे पकोड़े खा लें। स्नैक्स का मतलब है फ्रूट्स, नट्स, जो हम ये चीज़ें नहीं, आपने देखा होगा अरब भी इसी तरह से लेके चल रहे होते हैं कि वो उनके भी जो पोर्शन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं अरब्स के, जो है ना, कि वो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब वो भी पेट भर के नहीं खाते। मोस्टली मेरी इंटरेक्शन जब भी मैंने उनके साथ लंच किया, डिनर किया, तो उनका बड़ा एक सिस्टम है जिससे वो चल रहे होते हैं। सिस्टम से अगर, और उनका भी स्पाइसी नहीं है खाना, लेस स्पाइसेस हैं। सिस्टम से अगर दूर हैं तो वो हम हैं, और हमारा ट्रेडिशनल फूड है, हमारे रूटीन है। पूरा पाकिस्तान में कराची एक वाहिद शहर है जो 12 बजे के बाद खुलता है। सही बात है। जो कारोबार है वो हमारा 12 बजे के बाद खुलता है, वरना आप चारों सूबों में सोती धोती शक्लों के साथ, हाँ, वो भी नींद में ही होते, वो भी आपसे वो सीधे मुंह फ्रेश बात नहीं नहीं होते, करेंगे। 3 सूबों में आप चले जाएं, बाकी वो सब अर्ली मॉर्निंग उठे हुए होंगे, अपना काम करेंगे। 8 बजे ऐसा सन्नाटा होगा कि आपको नींद आ जाए। राइट। नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है, जिस तरह आपने कहा ना कि जब तक इतना खाते हैं कि जब तक डकार ना आ जाए, और जब डकार आती है तो पीछे से आवाज़ भी एक आती है, अल्लाह बेचारा सुबह का गया होता है, शाम को आएगा थका हुआ, तो कुछ तो खा ले। एक ऐसी भी है, घर वाले भी तो कहते हैं साथ में। और सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ आजकल की मदर्स, बेटा पराठे खाओ, रोटी खाओ, इसको माँ नहीं बाप खुश होते हैं खाओगे जब बच्चे तो खाते हैं। ताकत नहीं आएगी, रोटी नहीं खाओगे तो ताकत नहीं आएगी। यार पूरी दुनिया के बगैर ताकत के लिए घूम रही है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही ताकतवर लोग हैं जो रोटी खा के ताकत ले रहे हैं। सारे हल यही तो है। अच्छा, मैं अपने इस भाई की एक बात पे, थोड़ी सी हंसी वाली बात है ये भी, कि जब इन्होंने कहा ना कि पोर्शन में आप 3 घंटे बाद ये खा लें, 3 घंटे बाद ये खा लें, 3 घंटे, काम पे कौन जाएगा? अच्छा, मैंने कहा यार 5 मील लेने 3-3 घंटे और कितना कुछ पकाना पड़ जाए। लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस होगा ना, जिसको अपनी हेल्थ से, फिटनेस से प्यार सही होगा, बात है। और जिसका प्रोफेशन ऐसा होगा ये कि उसको अपनी प्रोफेशनल के हिसाब से पर्सनैलिटी अच्छी रखनी है। अब जैसे नहीं, प्रोफेशन की बात नहीं रमीज, ये तो अब आपने जैसे कहा ना, जिस तरह से ट्रेंड आ गया है कि खवातीन और मर्दों दोनों को फिट रहने की जरूरत है, तो उसमें हम ये समझ रहे होते हैं जी डाइट कर लेंगे ना तो बहुत स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएंगे। भाई फिटनेस के लिए डाइट के साथ एक्सरसाइज और रूटीन और वाटर, ये 4 चीज़ें मैं कहती हूँ, जब तक आप इन 4 चीज़ों पे फोकस नहीं करते आप हेल्दी और फिट नहीं रह सकते। शाह साहब ये सुबह उठने का, हम जैसे रूटीन का भी जिक्र किया, रवीज ने भी बड़ी डिटेल में बताया, सुबह उठने के यकीनन बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन हमने वही कराची का रूटीन आप देखें ना कि हम लोग कितना ऑफ चल रहे होते हैं बिल्कुल, तो उसका कितना नुकसान हो जाता है, पूरा क्लॉक आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। समंदरी हवा जो चलती है हमारे यहाँ, और बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है, बाकी जो कराची से अगर बाहर आ जाए, समंदरी हवा के रात में सोने नहीं देती। नहीं, ये सुस्त करती है। यहाँ पे सुस्ती काहली का रुझान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा साइनसाइटिस मिलेगा, बलगम गले में गिरता है, नाक बंद होती है, धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी चीज़ से एलर्जी, एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, ये इंसान को सुस्त कर देते हैं यहाँ पे। मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती, कराची वालों को आपने सुस्त कह दिया। नहीं, कराची वालों को नहीं कहा है मैंने, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है जिनके नज़ला ज़ुकाम की बात हो रही है। हाँ, सुबह उठते हैं बस, अब जब सुबह 2 बजे हो 12 बजे, उसके बाद जो टर्बो लगाते हैं ना, वो 6 बजे वाले काम भी सारे 4 बजे तक फिनिश यही होता है। बाकी ये है कि ये जो समंदरी हवा चलती है, इसकी वजह से भी साइनसाइटिस एलर्जी होती है, जो कि इंसान को सुस्त कर देती है। तो इसकी बात मैं कह रहा हूँ आपको। और पानी का टेक कम रखते हैं, पानी ज़्यादा पिएं आप, और कोशिश करें, देखें 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में आपने 8 घंटे 7 घंटे नींद पूरी करनी है, बाकी बचते हैं 15-16 घंटे। 15-16 घंटों में आप 1 घंटा अपने लिए निकालें, बाकी 15 घंटे दुनिया के लिए निकालें। 1 घंटा आप अपना वॉक करें, आप
आपसे एक्टिव कोई नहीं होगा। वॉक कर लें या कोई भी एक्टिविटी कर लें और खुश कोई रहें। स्पोर्ट्स में चले जाएं, कोई क्रिकेट खेल लें, फुटबॉल खेल लें, कोई Physical भी activity ज़रूरी है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करे, स्विमिंग कर लें, कुछ भी कर लें। रमशा, हमारे खुश रहें, जहनी एंजाइटी को दूर करें। आप जहन में कोई भी वसवसे आए, दिमाग चले, बातें नेगेटिव थॉट्स आए, को मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए, अपने आप को खुश सबसे रखें। पहले जी बिजली का बिल ही आ रहा है अब तो शाह साहब वो तो आपने मैंने आपको पहले बताया, मुझे भी सुख आ रहा है वो। नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, ज़िंदगी के साथ हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, मुकाबला करते रहना है। और हम सबको जो है ना वो चैलेंजेस आते हैं, अल्लाह ताला आजमाइशों में डालते हैं। हम दुआ ये करते हैं हर रोज़, हर नमाज में, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर किया कीजिए, अपनी दुआओं में शामिल करें इस बात को कि अल्लाह ताला हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हम पर इतनी आजमाइशें और इतना बोझ ना डालिएगा कि जितना हम बर्दाश्त ना कर सकें, और हमारी जेबों पर जो है और हमारे मुल्क पर रहम करें और इन हालात को बेहतर कर दें। अल्लाह ताला के हुजूर जब हम पेश होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, तो अल्लाह ताला को ये अदा लोगों की बहुत पसंद है। हमें नहीं पता कब किसकी दुआ कबूल हो जाए, और पूरी कौम के हक़ में कबूल हो जाए तो क्या ही बात हो। थैंक यू सो मच रमीज़ा, आपने वक्त दिया, शाह साहब आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।